हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे रामबाण सीरीज। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे रामबाण सीरीज के टोटल 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में 3 लेक्चर पड़े हुए हैं। आप उन लेक्चर को पहले जाके विजिट करोगे, उनको देखोगे, उनको समझोगे और क्वेश्चन एनालिसिस करोगे। उनके बाद ही आप ये चौथे लेक्चर को विजिट करना, क्योंकि हर लेक्चर में कोई ना कोई क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को घर से करने के लिए और दूसरे लेक्चर में उनका आंसर बताया गया है। आज भी ऐसा किया जाएगा और आपको उनका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में बताने हैं। और आपको क्या करना है, कुछ टर्म एंड कंडीशन थे जो मैं हर लेक्चर में बताता हूं आप लोगों को। आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठोगे, उसमें क्या करोगे कि 1 to 20 टेबल बनाओगे, जिसमें से जितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे वो करेक्ट करोगे और कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कि आपका कितना सही हुआ है। इससे मैं एनालिसिस कर पाऊंगी कि आपका तैयारी किस अनुसार चल रहा है, आप किस टाइप से तैयारी कर रहे हो। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इनको शेयर जरूर कीजिए जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं। MGKV महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, DDU दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी या LU या TT कॉलेज, तिलकधारी कॉलेज, इनमें से किसी भी एग्रीकल्चरल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपके लिए ये सेशन रामबाण सीरीज बहुत फायदेमंद रहने वाला है। मैं बता दूं कि अगर आप रामबाण सीरीज के 5 लेक्चर अच्छे तरीके से करके जाते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम में, तो यहां से 50 to 60% आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और ये मैं दावा से कहता हूं, आप ये खुद कहोगे कि सर यहां से बहुत फायदेमंद हुआ। और ये फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इनका PDF हमारे DNS एडुकेयर ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, उनके फ्री कंटेंट में जाकर रामबाण सीरीज का फोल्डर बना होगा, वहां से आपको इनका PDF मिल जाएगा और आप अपने पढ़ाई को एक अच्छी ऊंचाई दे सकते हो। और ये फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इनसे इतनी ज्यादा तैयारी कराई जा रही है आप लोगों को। अप्रोक्स 20 क्वेश्चन से आपको पर डे डेली बाय आपको कितना 60 to 70 क्वेश्चन एनालिसिस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इस सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग क्या करते हैं, अग्रसर होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने कलम को ले लीजिए पेज पे, चलिए अपने मार्क्स करेक्ट करना स्टार्ट कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गए आप लोगों के लिए, हो जाइए तैयार। आपको बताने हैं प्रिवेंट द मस्टर्ड फ्रॉम फ्रोस्ट एप्लीकेशन ऑफ H2SO4 कंसंट्रेशन। सरसों को पाले से बचाने के लिए H2SO4 की सांद्रता कितना लेते हैं। चलिए पेन चूज कर लें। तो आपको बताने हैं कि अगर हमें सरसों को पाले से बचाना है तो उसमें हम कितना कंसंट्रेशन लेंगे H2SO4 का। ये क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन है आपके लिए कि 1% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, या ऑप्शन नंबर बी है 0.1% H2SO4, 0.1% H2SO4 या 0.2% H2SO4 या 2% H2SO4 का हम एप्लीकेशन करेंगे मस्टर्ड को पाले से बचाने के लिए। ये मस्टर्ड क्या है, सरसों, इसका हिंदी क्या होता है, सरसों होता है। ये रबी सीजन के क्या है, फसल हैं। तो इनको पाले से बचाने के लिए, पाला कब गिरता है तो रबी सीजन में गिरते हैं, तो इनको पाले से बचाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का कितना एप्लीकेशन करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और याद रखिएगा जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स हैं वो ससेप्टेबल होते हैं पाले से, उनको किस तरह बचाया जाए। फ्रोस्ट का हिंदी पाला होता है। तो इनका करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 0.1% जो है H2SO4 का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं उसे पाले से बचाने के लिए। और जानिए इसमें अगर आपके एग्जाम में 0.1% H2SO4 न रहे तो आपको DMSO मिल सकता है। DMSO इनका मतलब होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, याद रखिएगा डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, इसका फुल फॉर्म होता है। या तो एग्जाम में आपको H2SO4 मिलेंगे जिसका कंसंट्रेशन कितना लेंगे हम लोग 0.1%, या DMSO लेंगे, या क्या करेंगे हम लोग उसमें स्मोग करेंगे। स्मोग क्या होता है कि हम उसमें धुआं देंगे। धुआं किस डायरेक्शन से देंगे तो नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन की ओर हम क्या करेंगे, उनमें धुआं करेंगे, स्मोक करेंगे। या हम क्या करेंगे, अच्छे से उसमें इरिगेशन करेंगे। जब इरिगेशन प्रॉपर करेंगे तो उनमें क्या होगा, पाले का अटैक नहीं होगा, पाला उस पर अटैक नहीं करेगा। तो ये 4 उनके फीचर्स हैं कि हम मस्टर्ड को किस तरह पाले से बचाएं। पहला कि 0.1% H2SO4 का एप्लीकेशन करेंगे, या DMSO केमिकल है उनका एप्लीकेशन करेंगे, वो भी केमिकल है। तो इन दोनों केमिकल का हम एप्लीकेशन करेंगे। बाकी स्मोग
स्मोक समझ रहे हो आप, कि जो गांव घर में आप देखे होंगे मवेशियों को कीट मकोड़े मच्छर से बचाने के लिए उनको क्या किया जाता है कि धुआं लगाया जाता है। धुआं किसका होता है? जो आपके वीट के या क्या होते हैं पेडी के स्ट्रॉ होते हैं, जिसे हिंदी में लार कहा जाता है, उनमें धुआं लगा, उनमें आग लगाकर धुआं उत्पन्न किया जाता है जिससे मवेशियां आराम से बैठ पाते हैं। तो वही स्मोक लगाया जाएगा। किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन होता है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो क्या करेंगे इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? स्मोक करेंगे। अगर क्या है हमारा कि वेस्ट डायरेक्शन में हमारे क्या है? फसल है। वेस्ट डायरेक्शन में हमारे क्या है? फसल है यहाँ पे। तो हम नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन में क्या करेंगे? स्मोक करेंगे और उनको जो है प्रिवेंट करेंगे पाले से बचाने के लिए। तो 4 एप्लीकेशन है, या तो 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड का एप्लीकेशन करेंगे, या डाई मिथाइल सल्फ्योक्साइड का एप्लीकेशन करेंगे, या स्मोक करेंगे फील्ड के और फील्ड में, या इरिगेशन करेंगे, उनमें प्रॉपर सिंचाई करेंगे। समझ गए ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज मक्का की प्रथम संकर किस्म इनमें से कौन सी है? H4, गंगा 101, या ICP-H8, या APRH1। आपको बताना है इसमें से मक्का की कौन सी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड क्या होता है? संकर वैरायटी होता है, आपको वो बताने हैं। तो चलिए, अगर आप लोग को नहीं पता है तो चलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। मक्का की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? गंगा 101। दूसरी चीज याद रखिएगा, अगर आपसे मक्का की वैरायटी पूछी जाएगी तो गंगा नाम से जितने भी वैरायटी होगी वो सारे की सारी मक्का की वैरायटी होगी। आइए आगे देखते हैं, हम लोग चारों ऑप्शन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या किए जाते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो H4 किसकी वैरायटी है? H4 कॉटन की वैरायटी है। H4 कॉटन की वैरायटी है, और ये क्या फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की। ये कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। इसे किसने डेवलप किया था? तो डॉक्टर C.T. पटेल जी ने। डॉक्टर C.T. पटेल जी ने इस H4 कपास की H4 फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी इन्होंने डेवलप किया था। आगे जानिए ICP-H8 किनकी फर्स्ट हाइब्रिड, ये जो भी वैरायटी है सारी की सारी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। ICP-H किसकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है? वैरायटी का मतलब क्या होता है? किस्म। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ये किसकी है? तो रेड ग्राम। रेड ग्राम को क्या कहते हैं हिंदी में? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। रेड ग्राम को क्या कहते हैं? अरहर कहते हैं। अरहर कहिए या राहर कहिए, एक ही बात है। कहीं राहर कहते हैं, किसी साइड इसको अरहर कहते हैं। APRH1 इसको आप लिख लीजिएगा। अगर आपको APRH1 एग्जाम में ना मिले तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, APHR1। समझ गए? APHR1 ये किसकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है? संकर किस्म किसकी है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी? है पेडी। धान की पहली फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? तो APRH1 या APHR1। याद रखिएगा, इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो धान की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी APRH1 है। किनकी है? ये धान की है। और ICP-H8 फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी रेड ग्राम, जिसे अरहर कहते हैं, उनका है। रेड ग्राम का याद रखिएगा बोटेनिकल नेम। जल्दी से बताइए, अगर आपको याद है मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या कहते हैं। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से टाइपिंग करो। चलिए, इसका बोटेनिकल नेम होता है कजानस कजान। इसका बोटेनिकल होता है कजानस कजान। एंड पेडी का क्या होता है बोटेनिकल नेम? ओरिजा सटाइवा। ये इटैलिक लैंग्वेज में होते हैं तो इनके नीचे अंडरलाइन किया जाता है। इंग्लिश में जब हम इसे लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे। रेड ग्राम की फैमिली क्या है? लिग्यूमिनेसी। फैमिली क्या है इनकी? लिग्यूमिनेसी। जितनी भी दलहनी फसल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? लिग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड ये पेडी किस फैमिली के प्लांट है? तो ग्रेमनी। जितने भी सीरियल्स क्रॉप्स होंगे सारे के सारे ग्रेमनी फैमिली के प्लांट होंगे। अब आगे जानिए, गंगा। गंगा किसकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है? तो मक्का की। ये कब डेवलप किया गया था? 1961 ईस्वी में इसे बनाया गया था, डेवलप किए थे। और फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन H4, जिसे डॉक्टर C.T. पटेल जी ने डेवलप किया था। कॉटन की बोटेनिकल नेम देख लें। बोटेनिकल नेम ऑफ कॉटन गोसिपियम हिरसुटम। इंडियन कॉटन गोसिपियम हिरसुटम। गोसिपियम हिरसुटम ये कौन सी कॉटन है? ये इंडियन कॉटन है। और दूसरा क्या होता है? गोसिपियम
अर्बोरियम, अर्बोरियम ये कौन सा है? अमेरिकन कॉटन है। दो टाइप्स के कॉटन होते हैं, यहाँ अमेरिकन लिखा गया है। ये कौन सा कॉटन है? अमेरिकन कॉटन है। गोसिपियम हिरसुटम इंडियन कॉटन है। गोसिपियम अर्बोरियम कौन सा कॉटन है? ये अमेरिकन कॉटन है। समझ गए? यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे डिस्कस करे जा चुके हैं यहाँ से। और एक बात याद रखिएगा कि जो मेज होते हैं, मेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओपेक 2, ये भी याद रखिएगा। मेज में ओपेक 2 प्रोटीन पाया जाता है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए यहाँ से? जितने क्वेश्चन बनने के थे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये बताना है टेस्ट वेट ऑफ व्हीट, गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि परीक्षण भार किसे कहते हैं। किसी भी फसल के 1000 सीड के वेट को हम टेस्ट वेट कहते हैं। अगर 1000 सीड है, वेट ऑफ 1000 सीड, इसे क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहते हैं। याद रखिएगा आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, ये यूपी कॉलेज के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्या कहेंगे? टेस्ट वेट कहेंगे। और वेट ऑफ 100 सीड, इनको क्या कहते हैं? सीड इंडेक्स कहते हैं। अगर 1000 सीड का हम वेट करेंगे उसे टेस्ट वेट कहेंगे, और वहीं पे अगर 100 सीड का वेट निकालेंगे उसे हम सीड इंडेक्स कहते हैं। प्रीवियस ईयर में ये आपके यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में ये पूछा जा चुका है। तो आपको बताने हैं कि गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है? 4 ग्राम, 25 ग्राम, 40 ग्राम या 21 ग्राम? तो गेहूं का परीक्षण भार 40 ग्राम होता है। 40 ग्राम गेहूं का टेस्ट वेट होता है, यानी कि गेहूं के 1000 सीड का टेस्ट वेट कितना होगा? 40 ग्राम होगा। चलिए और ऑप्शन हम क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। 4 ग्राम किसका होता है? तो 4 ग्राम फेलेरिस माइनर का सीड रेट होता है। फेलेरिस माइनर क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, फेलेरिस माइनर क्या होते हैं? ये फेलेरिस माइनर क्या होता है? ये मिमिक्री वीड होता है किनका? गेहूं का। मिमिक्री वीड होते हैं। मिमिक्री वीड क्या होते हैं? नकलची खरपतवार। हिंदी लिख लीजिए इनका, नकलची खरपतवार। क्या हिंदी होता है? नकलची खरपतवार। मिमिक्री वीड का मतलब होता है नकलची खरपतवार। जब ये फेलेरिस माइनर, इसे हिंदी में इसका अल्टरनेट नेम क्या है? गेहूं का मामा। गेहूं का मामा। दूसरी बात, गेहूंसा। गेहूंसा से आप समझ रहे हो, जो गेहूं जैसा ही देखने में लगे उसे हम क्या कहेंगे? गेहूंसा कहेंगे। आपके गेहूं आप कल्टीवेशन कर रहे हो, गेहूं आपने अपने फील्ड में लगाया है, अगर वहां पे फेलेरिस माइनर दिख जाएंगे तो ये फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये हमारा एक्चुअल फसल गेहूं है या फेलेरिस माइनर है। फेलेरिस माइनर मतलब गेहूं का मामा या गेहूंसा, इसे हिंदी नाम में इसे कहा जाता है। तो हम इसे कब आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे गेहूं के लिए क्या है? खरपतवार है। जब ये अपने फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में पहुंचेंगे और इनमें फ्लावरिंग नहीं होगा और हमारे एक्चुअल वीट में क्या होंगे? फ्लावरिंग फ्रूटिंग होंगे। उस टाइम में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये क्या है? गेहूं का खरपतवार, मिमिक्री वीड है, जिसे हम क्या कहते हैं? नकलची खरपतवार। मिमिक्री वीड का हिंदी है ये नकलची खरपतवार, और फेलेरिस माइनर को हम गेहूं का मामा हिंदी में कहेंगे या गेहूंसा कहा जाता है। समझ गए? आगे जानिए कि 25 ग्राम जो है ये टेस्ट वेट किनका होता है? 25 ग्राम टेस्ट वेट पेडी का होता है। धान का परीक्षण भार कितना होता है? 25 ग्राम होता है। धान का परीक्षण भार 25 ग्राम होता है। और 21 ग्राम किसका होता है परीक्षण भार? ये किनका होता है? तो बासमती राइस का। बासमती राइस का टेस्ट वेट क्या होता है? कम होता है। टेस्ट वेट क्यों कम होते हैं इनका? बासमती राइस का आप याद रखिएगा कितना होता है? 21 ग्राम होते हैं। ये काफी महीन राइस होता है और उन्हें ये एरोमेटिक राइस होता है। एरोमेटिक जिसमें सुगंध आए। आप बासमती राइस मार्केट में देखे होंगे, खाए भी होंगे अपने घरों में, तो इनमें एक अच्छा सुगंध आता है। और ये क्या है? बासमती राइस। इसमें क्यों सुगंध आता है? चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, आप ये 4-5 बातें आप लोगों ने जान ली है कि 4 ग्राम जो है टेस्ट वेट किनका होगा? फेलेरिस माइनर का। गेहूं का कितना होता है? 40 ग्राम। 25 ग्राम किसका होता है? पेडी का। और 21 ग्राम किनका होता है? बासमती धान का। तो चलिए आप लोग यहाँ पे अगर सारी चीजें अच्छे से समझ गए हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। जल्दी बताइए, सब चीज सही है? समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पेडी इन इंडिया, भारत का प्रथम अधिक उपज देने वाला अर्ध बोना किस्म इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी वैरायटी जो है धान की वो अर्ध बोनी किस्म है और हाई यील्डिंग वैरायटी है? कौन सी होगी? जया या TN1? TN1 का फुल नेम होता है ताइचुंग नेटिव 1। उसके बाद है IR8। ये क्या है? आई है, टी नहीं है। ओके, IR8 है।
IR8 या PRH10 आपको बताने हैं इनमें से धान की कौन सी ऐसी किस्म है जो सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटी है। आगे इनके फीचर जानेंगे। तो इनका करेक्ट आंसर क्या है? जया। जया कौन सी वैरायटी है? ये सेमी ड्वार्फ। सेमी ड्वार्फ मतलब सेमी मतलब अर्ध, ड्वार्फ मतलब बोना। तो अर्ध बोना वैरायटी जो हाई यील्डिंग वैरायटी है ये कौन सी है? जया है। अब इनके फीचर को आइए जानते हैं। ये क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं? हम इन्हें तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल सीजन कौन से हैं? खरीफ, रवि एंड जायद। हम इसे तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। और इनके स्पेशल कैरेक्टर क्या है आप ये जानिए। इसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, इसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? जादुई धान। ये जानिए इसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। आप ये तब समझोगे जब हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये समझिए आप कि तैचुंग नेटिव 1 क्या है? ये फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी है। ये क्या है? फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी। उनके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा। फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी, भारत का पहला फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी कौन सा है? वो तैचुंग नेटिव 1। और IR8 क्या है? IR8 क्या है? ये आपका फर्स्ट ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटी। फर्स्ट ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सी है? फर्स्ट ड्वार्फ, यहाँ वैरायटी है, ये R है। फर्स्ट ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सी है? IR8 है। और ये याद रखिए ये डे न्यूट्रल ये नहीं होते हैं। डे न्यूट्रल आपके कौन से होंगे? ये IR8 होंगे। डे न्यूट्रल, डे न्यूट्रल समझ गए, जिन्हें हम तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। इनके फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे सनलाइट का कोई इफेक्ट ना पड़े। PRH10 क्या है? ये फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस। धान से जितने भी इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वैरायटी बन सकते थे वो सारे यहाँ डिस्कस किए जा चुके हैं। PRH10 क्या है? ये बासमती राइस का फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। ये ड्वार्फ नहीं था, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। वहीं पे IR8 क्या है? ये फर्स्ट ड्वार्फ मतलब बोना। ये क्या है? अर्ध बोना है। ये जया क्या है? ये क्या है? ये अर्ध बोने है। इस पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? अर्ध बोने। जो जया वैरायटी है ये अर्ध बोना है, बट ये ओनली बोना है। तो IR8 क्या है? फर्स्ट ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटी है जिसे डेवलप किया गया था और ये अच्छा प्रोडक्शन दे रहे थे। और ये क्या था? डे न्यूट्रल प्लांट्स थे। बट तैचुंग नेटिव 1 क्या? ये ओनली ड्वार्फ वैरायटी है। इनको डेवलप किया गया था अच्छा प्रोडक्शन के लिए, बट इनमें अच्छे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहे थे, अच्छा उपज नहीं हो पा रहा था। तो तैचुंग नेटिव 1 के बाद ही IR8 को डेवलप किया गया। सबसे पहले तैचुंग नेटिव 1 को डेवलप किया गया। ये क्या था? ड्वार्फ वैरायटी था, बट इनसे अच्छा उपज नहीं मिल पा रहा था। तो उसके बाद IR8 को डेवलप किया गया। ये ड्वार्फ वैरायटी थे, जैसे ये ड्वार्फ है तैचुंग नेटिव 1, उसी तरह IR8 भी ड्वार्फ वैरायटी है। बट ये क्या दे रहे थे? ये हाई यील्डिंग वैरायटी था। इनका कल्टीवेशन जब करते थे तो किसान को अच्छा उपज मिलता था। बाद में क्या किया गया? जया को डेवलप किया गया। जया का डेवलपमेंट किससे हुआ? जया का डेवलपमेंट तैचुंग नेटिव 1 वैरायटी का क्रॉस कराया गया टाइप 141 वैरायटी के पेटी से। जब तैचुंग नेटिव 1 का क्रॉस कराया गया टाइप 141 के वैरायटी से, तो उससे जया डेवलप हुई। और जया जो है ये कौन सी वैरायटी है? तो सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटी है। सेमी ड्वार्फ मतलब पहले से IR8 ड्वार्फ था, बट इससे भी ड्वार्फ पौधा बनाया गया। मान लिया जाए कि ये कौन सी वैरायटी है? तैचुंग नेटिव 1 है, ड्वार्फ वैरायटी। और ये भी कौन सी वैरायटी है? ये कौन सी? IR8 है, बट इनसे भी ड्वार्फ वैरायटी बनाई गई। देख रहे हो साइज में डिफरेंस देख रहे हो? ये कौन सी वैरायटी है? तैचुंग नेटिव 1 है और ये IR8 है। और ये कौन सी है? जया है। तो ये तो ड्वार्फ वैरायटी थी ही, तैचुंग नेटिव 1 ड्वार्फ वैरायटी था ही। और ये यहाँ पे ड्वार्फ वैरायटी IR8 भी है, बट ये क्या कर रहा था? तैचुंग नेटिव 1 से ज्यादा यील्ड दे रहे थे, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था, उपज इससे ज्यादा मिल रहे थे। बाद में सेमी ड्वार्फ बनाया गया जया को। जया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया उपज देने का। जया तैचुंग नेटिव 1 और IR8 से बहुत ज्यादा उपज दे रहे थे, इसलिए इसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहा गया। भारत का जादुई धान। इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, इतना ज्यादा यील्ड मिले कि इसे जादुई धान कहा गया।
उपज के कारण इसे जादुई धान किया गया। साइंटिस्ट इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इनसे इतना ज़्यादा उपज मिल सकता है, इतना उन्होंने इसे आस्पेक्ट नहीं रखा था कि इनको जब डेवलप किया जाएगा तो वो IR8 का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसलिए इसे क्या किया गया, बोना बनाया गया और बोना बनाया गया, जिससे इसे हम क्या कहते हैं, सेमी ड्वार्फ कहते हैं। इन्होंने जो है IR8 और तैचुंग नेटिव 1 से बहुत ज़्यादा उपज दिए। इनको किससे डेवलप किया गया, तो तैचुंग नेटिव 1 का क्रॉस कराया गया जब टाइप 141 के वैरायटी से। ये दो वैरायटी है, ये दोनों धान की वैरायटी है, इन दो वैरायटी को क्रॉस कर जया डेवलप किया गया। जया क्या है, तो मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, इसे अल्टरनेट नेम है, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहा जाता है, जादुई धान कहा जाता है जया को। तो समझ गए, यहाँ पे आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझने। कंसेप्ट क्या है आपके लिए, कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। तैचुंग नेटिव 1 क्या है, तैचुंग नेटिव 1 भी ड्वार्फ वैरायटी है, बट इनसे उतना उपज नहीं मिल रहा था। तैचुंग नेटिव 1 के बाद IR8 को डेवलप किया गया, ये फर्स्ट ड्वार्फ, ये भी फर्स्ट ड्वार्फ ही है, तैचुंग नेटिव 1 फर्स्ट ड्वार्फ ही है, बट इनसे उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। तो उसके बाद IR8 को डेवलप किया गया, ये फर्स्ट ड्वार्फ था, उसके बाद ये हाई यील्डिंग वैरायटी बन गया, अच्छा उपज देने लगा। लेकिन जब जया को डेवलप किया गया तैचुंग नेटिव 1 का क्रॉस कराकर टाइप 141 के वैरायटी से, तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिए किनका, IR8 का और तैचुंग नेटिव 1 का। इसलिए इसे भारत का जादुई धान कहा जाता है, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब जानिए PRS10 क्या है। ये बासमती राइस की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस में एक एरोमा पाया जाता है, बताए थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। चलिए यहाँ नोट कीजिए, एरोमा पाया जाता है। एरोमा क्या होते हैं, इनमें सुगंध पाया जाता है, एक सेंट होते हैं। तो वो क्या होते हैं, एसिटाइल 1 प्रोपेनिल प्रोपाइलिन 1 प्रोपाइलिन, ठीक है। तो इस सब्सटेंसेस कारण, ये केमिकल के कारण ये बासमती राइस में पाया जाता है, जो एरोमा काउज करता है। बासमती जो धान होते हैं वो सुगंधित होते हैं। सुगंधित होने का रीजन क्या है, एरोमा मतलब होता है कि उसमें जो सुगंध होते हैं। तो एरोमा होने का रीजन है एसिटाइल, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखिएगा, एसिटाइल 1 प्रोपाइलिन, एसिटाइल 1 प्रोपाइलिन के कारण बासमती धान में सुगंध होते हैं। समझ गए आप लोग। और बासमती राइस की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, PRS10 है, कंफ्यूज मत होइएगा। इन जनरल पेडी की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी, वो क्या था, PRH धान की इन जनरल फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी, वो APRH1 था, APRH1 है। बट इनका कौन सा है, बासमती राइस का PRS10 है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन जनरल धान की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, APRH1 है, और बासमती राइस की PRH10 है। सब का अपना अपना अलग है। ये ड्वार्फ वैरायटी है तैचुंग नेटिव 1। IR8 क्या है, ये ड्वार्फ है बट हाई यील्डिंग है। उसके बाद जया को डेवलप किया गया तैचुंग नेटिव 1 का क्रॉस कराकर टाइप 141 के वैरायटी से, और ये क्या, इनको क्या कहा जाता है, जादुई धान कहा जाता है। और PRS10 क्या है, बासमती की बासमती की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। और धान का कौन सा फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, तो APRH1 या APHR, आप H को R से पहले लिखोगे तो भी सही होंगे। ऑप्शन आपको जैसे मिलेंगे एग्जाम में, आप वैसे वहां पे उनको क्या करोगे, आंसर लगाओगे। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, या तो APRS10 1 मिलेंगे या तो APHR मिलेगा, ठीक है, दोनों में कोई एक ही मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करें। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि फर्स्ट इरिगेशन रिक्वायर्ड इन व्हीट इज, गेहूं में प्रथम सिंचाई की मांग कब होती है, गेहूं में प्रथम सिंचाई हम कब करेंगे। पहला कि 20 से 21 दिनों पे, 40 से 41 दिनों पे, 60 से 62 दिनों पे, या 10 दिनों में। जल्दी से बताइए गेहूं में हम फर्स्ट इरिगेशन कब करेंगे। एक सिंपल सा हिंट दे रहा हूं आप लोगों को कि गेहूं में फर्स्ट इरिगेशन CRI स्टेज पे करते हैं, जब उनमें क्राउन रूट इनिशिएशन होता है तब उनमें हम क्या करेंगे, सिंचाई करते हैं। तो कब करते हैं, 20 से 21 दिनों में क्या करते हैं, उनमें फर्स्ट इरिगेशन करते हैं। अब जानिए गेहूं में सिंचाई कितने स्टेज पे किए जाते हैं, और अगर किसान के पास उतने वाटर अवेलेबल है तो वो उतने स्टेज पे करते हैं। आप लोगों को एक ट्रिक बताऊं कि कैसे याद रखा जाए, क्योंकि 7 स्टेप है इनमें सिंचाई करने का। चलिए मेरे साथ बोलिए, सीटी लगाओ फाटक में 2 बार। ये क्या है आपका ट्रिक है, 2 2 4 2 6 7 स्टेप में क्या होते हैं, उनमें 7 स्टेजेस आते हैं उनमें इरिगेशन के। तो सी से आप याद रखिएगा CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। टी से याद रखिएगा टिलरिंग। टिलरिंग क्या होते हैं, कलियां फुटना। ये क्या होता है, लेट ज्वाइंटिंग। एफ से क्या होते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में, जब उनमें पुष्प आएंगे। ये क्या होते हैं, उनमें मिल्किंग स्टेज में, जब उनमें
जो दाने हैं वो मिल्किंग स्टेज में होंगे। जब उनमें दाना बनना स्टार्ट होगा, ये ड्राउट स्टेज है। ये क्या है, बोल CRI टिलरिंग, लेट ज्वाइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग एंड सीटी लगाओ फाटक में 2 बार। ओके, ये नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखने हैं, पहला कि कब करेंगे, CRI स्टेज पे करेंगे। CRI स्टेज कौन सा होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन। जब उनमें फर्स्ट रूट्स निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये कब किया जाता है, ये कब ये इमर्ज होते हैं, तो 20 से 21 दिनों में, और सब में 20 दिन का क्या होता है इंटरवल, 20 दिन बीच में क्या होते हैं, एक रूट से दूसरे फॉर्मेशन में जब इरिगेशन करेंगे 20 दिन का टाइम लगता है। टिलरिंग में कब करेंगे, तो 40 से 41 दिन या 42 दिन तक क्या हो जाता है उसमें टिलरिंग। टिलरिंग क्या होते हैं, कलियां फुटना, हिंदी लिख लें कलियां फुटना। कलियां क्या होता है, ये क्या है, आपके धान के पौधे, गेहूं के पौधे हैं। ओके, ये रूट्स हैं इनके। तो जब धान के जो गेहूं के जो स्टेम है और इनके रूट इस जंक्शन से, ओके, जंक्शन ऑफ व्हीट स्टेम एंड रूट, ये इनको क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। जहां से क्या हो रहे हैं कि स्टेम और जहां से रूट अलग हो रहे हैं, उनके बीच के पॉइंट से जब अलग से इनमें शाखाएं निकलती है, इसे हम क्या कहते हैं, टिलरिंग कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, टिलरिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएंगे, टिलरिंग कहलाएंगे, समझ गए। तो जितना ज्यादा टिलरिंग होगा, जितना ज्यादा कलियां फूटेंगी, उतना ज्यादा फ्लावरिंग फूटिंग होगा, उतना ज्यादा इनमें क्या होगा कि गेहूं का सेटिंग होगा। गेहूं का सेटिंग मतलब कि गेहूं आएंगे। तो सेकंड हम इरिगेशन कब करेंगे, टिलरिंग स्टेज पे करेंगे। ये कब आते हैं, 40 से 41 दिन बाद में सब में क्या होता है, 20-20 दिन का इंटरवल होता है। 20-20 दिन आप बढ़ाते जाओगे। उसके बाद आता है लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, फिर फ्लावरिंग स्टेज, फिर क्या आते हैं, मिल्किंग स्टेज, फिर आते हैं डॉट स्टेज, एंड फिर ऐसे आप ये आप समझ गए। नहीं समझ पा रहे, एक फिगर ड्रॉ कर लेना आप लोग। आप समझिए कि अगर किसान के पास एक ही इरिगेशन है तो वो कब इरिगेशन देगा, तो पहला क्राउन रूट इनिशिएशन पे देगा। अब उनके पास 2 इरिगेशन की फैसिलिटीज है। पहला उन्होंने दिया CRI स्टेज पे, उनके बाद वो कब देगा, तो यहाँ पे क्या है, 2 आप ऊपर छाड़ दो, 2 नीचे छाड़ दो, बीच वाला बचा फ्लावरिंग, वो कब करेगा, फ्लावरिंग पे करेगा। अगर मान लीजिए 3 इरिगेशन अवेलेबल है तो फर्स्ट CRI पे करेंगे, सेकंड कब करेगा, तो ये नहीं, इनको हटाओ, ठीक है। पहला CRI पे करेगा, सेकंड लेट ज्वाइंटिंग पे करेंगे, एंड थर्ड कब करेगा वो, तो मिल्किंग स्टेज पे, यानी कि एक छोड़ के। आपके पास टोटल कितने, 5 हैं, 3 6 हैं। पहला CRI पे करोगे, अगर एक ही इरिगेशन है तो बाकी को छोड़ दोगे। 2 फैसिलिटीज है तो पहला CRI पे करोगे, 2 छोड़ दोगे, फिर मिल्किंग पे करोगे, फिर लास्ट का 2 छूट जाएगा। अगर 3 इरिगेशन फैसिलिटीज है तो पहला तो CRI पे ही होगा। पहला CRI पे करोगे, उसके बाद इक्वल डिवाइड करोगे। अगर आप लेट ज्वाइंटिंग पे कर रहे हो तो एक फ्लावरिंग छोड़ के फिर कब करोगे, आप मिल्किंग स्टेज पे करोगे। इस तरह क्या किया जाता है, उसमें इरिगेशन दिया जाता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना। उनमें वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, याद रखिएगा। गेहूं में वाटर रिक्वायरमेंट, व्हीट का वाटर रिक्वायरमेंट बताया जा चुका है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। अगर भूल गए हो तो बहुत गलत बात है। व्हीट का वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, 450 से 650 mm। ये क्या है, व्हीट का वाटर रिक्वायरमेंट है, समझ गए। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। अगर समझ गए हैं तो जल्दी से थंबनेल दिखाइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करूंगा। जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ओरिजिन प्लेस ऑफ पैडी इज, धान का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो धान का उत्पत्ति स्थान SW का मतलब है साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, या साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, या इजिप्ट, मिस्र, या बोथ 1 and B, दोनों जगह माना गया। जल्दी से बताइए। जितने भी लोग बोथ बता रहे हो, प्रीवियस लेक्चर को देखे कि जो बोथ था वो सही है, वो आप बहुत गलत बता रहे हो। साउथ ईस्ट एशिया पैडी का उत्पत्ति स्थान माना गया। धान का उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया होता है। जानिए साउथ वेस्ट एशिया किसका होता है, साउथ वेस्ट एशिया व्हीट का ओरिजिन प्लेस है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट एशिया है। इजिप्ट में किसका उत्पत्ति स्थान है, तो ये बरसिम का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो इजिप्ट में है। सन 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में बालचर सन 1940 ईस्वी में बालचर ने इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया।
इजिप्ट का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, सॉरी बरसिम का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, इजिप्ट। इसे 1904 ईस्वी में, ये ईस्वी याद रखिएगा, एक बार आईसीआर में आ चुका है कि इजिप्ट को, सॉरी बरसिम को इजिप्ट से इंडिया कब लाया गया था। तो बरसिम को इजिप्ट से इंडिया 1904 ईस्वी में, बालचर, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं आएंगे, फिर भी याद रखिए आपके नॉलेज के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आए थे, एग्जाम प्रीवियस ईयर में आईसीआर के एग्जाम में आ चुका है कि बरसिम को इजिप्ट से इंडिया में कब इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो 1904 ईस्वी में कब इंट्रोड्यूस कराया गया था, 1904 ईस्वी में इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इंट्रोड्यूस कराने का मतलब है इजिप्ट से इंडिया लाया गया कब, 1904 ईस्वी में, समझ गए। तो और जानिए इसमें कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाया जाता है। तो इसमें सेपोनिन नामक टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसमें पाए जाते हैं। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम इनका बोटेनिकल नेम होता है। वीट का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। पेडी का आप लोग जान चुके हो, जितने क्वेश्चन बन सकते थे बता दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ एसियन फाउंड इन विच क्रॉप। समझ गए, विषैला पदार्थ एसियन का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोसाइनिन। एसियन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसाइनिन। ये क्या होते हैं, हाइड्रोसाइनिन होते हैं। तो आपको बताना है कि हाइड्रोसाइनिन किस फसल में पाए जाते हैं और ये काफी टॉक्सिक होता है। अगर इनके कंसंट्रेशन से ज्यादा अगर कोई गाय का बच्चा कंजप्शन करता है, ओवर कंजप्शन करेगा तो उनकी मृत्यु हो सकती है। ये इतना विषैला होता है। तो आपको बताने हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस एसियन, इसका अल्टरनेट नेम और क्या है कि धुरिन भी कहोगे आप, इसे धुरिन भी कहा जाता है और इसे प्रूसिक एसिड भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, प्रूसिक एसिड। ये तीन इनका नाम है, प्रूसिक। समझ गए, ये इनका तीन नाम है। क्या क्या कहा जाता है, एसियन जिसे हाइड्रोसाइनिन कहते हैं। एग्जाम में आपको एससीएन के फॉर्म में ही आएंगे, फुल फॉर्म नहीं रहेगा वहां पे। या तो एसियन होगा, या तो धुरिन होगा, या तो प्रूसिक एसिड होगा। तो बताइए ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस किन फसलों में पाया जाता है, सोरघम में, बरसिम में, कॉटन में या आलू में। जल्दी से बताइए। तो इनका करेक्ट आंसर क्या है, सोरघम है। ज्वार में ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इनका फॉर्मेशन धुरिन का ज्वार के रूट्स में होंगे। ज्वार में क्या होते हैं, ज्वार के रूट्स में धुरिन का फॉर्मेशन होता है, बट इनका एक्यूमुलेशन यानी कि इनका इकट्ठा, ये इकट्ठा कहाँ पे होते हैं, उनके लिप्स में। कहाँ पे इकट्ठा होंगे, उनके लिप्स में। इनका फॉर्मेशन तो रूट्स में होगा, बट ये कहाँ पे इकट्ठे होंगे, ये ऊपर वाले लिप्स में। ये क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। और जब गाय के बच्चे, ये ऊपर वाले मवेशियों का ये आदत होता है, बहुत गंदा आदत है कि वो क्या करेंगे, किसी भी प्लांट्स को खाएंगे तो पहले उनका एपिकल पोर्शन ही खाते हैं। वो भी झुकना नहीं चाहते ज्यादा। ओके, तो वो क्या करते हैं कि एपिकल पोर्शन खाएंगे। तो यहाँ पे उनका क्या हुआ कि नीचे में एसियन धुरिन का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या होंगे, ये यहाँ पे जाके इकट्ठा होंगे। कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो अपर लिप्स पे ये जाके क्या होते हैं, इकट्ठा। इन जनरल ज्यादा डीप पूछेगा तो वो पूछेंगे कि कहाँ के लिप में वो जाके इकट्ठा होते हैं, तो वो अपर लिप में जाके इकट्ठा होंगे इन जनरल। लेकिन वो ये पूछते हैं कि धुरिन का एक्यूमुलेशन, धुरिन प्लांट्स में कहाँ इकट्ठा होता है, तो लिप में जाके इकट्ठा होता है। और जब इनका ओवर कंजप्शन होगा, मोर देन 500 ppm काल्फ इसे खाएंगे। गाय का बछड़ा अगर 500 ppm खाएगा तो वो उनकी मृत्यु हो सकती है। ये इतना विषैला होता है। और इसका क्रिटिकल स्टेज क्या है, क्रिटिकल स्टेज इनमें क्या है कि आप 200 ppm से ज़्यादा इनको कंजप्शन करोगे तो आपके लिए भी खतरनाक होगा। और एसियन और धुरिन क्या करें कि अगर आप सोरघम जो ज्वार है, पहले एक टाइम में, यहाँ ज्वार लिख दिया, ये ज्वार है। पहले एक टाइम में क्या था कि मोटे अनाज का अच्छा प्रचलन था। तो क्या होते थे, ज्वार की रोटी वगैरह बनती थी, बाजरा और ज्वार का। तो अगर कोई ह्यूमन बींग्स भी ज्वार की रोटी ज़्यादा खाते हैं, उसमें प्लेग्रा डिजीज हो जाएगा। ओवर कंजप्शन करोगे अगर ज्वार का तो प्लेग्रा डिजीज भी होगा। क्या होंगे, प्लेग्रा डिजीज भी हो जाते थे, होते हैं, हो जाते नहीं थे, होते हैं। प्लेग्रा डिजीज होता है अगर आप ज्वार का ओवर कंजप्शन करोगे। ओवर कंजप्शन का मतलब अब जब ज़्यादा खाओगे तो क्या होंगे कि प्लेग्रा डिजीज हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जो वॉलर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लेग्रा डिजीज से ग्रसित पेशेंट के यूरिन से ही उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया था लैब में। और उन्होंने इस नियम का खंडन किया था कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उन्हें लैब में नहीं बनाया जा सकता, ऑर्गेनिक मैटर से ही वो बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम वॉलर ने ही प्लेग्रा डिजीज से ग्रसित व्यक्ति के यूरिन से उन्होंने यूरिन का मेकिंग किया था। आइए दूसरा जानिए, बरसिम में आप लोग जानेंगे सेपोनिन पाए जाते हैं। कॉटन में कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाया जाता है, तो याद रखिएगा गोसीपोल।
इनका जहरीला पदार्थ कौन सा है, कॉटन में कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, तो गोसिपोल, सोरगम में समझ गए आप लोग एसिन, धुरिन या प्रोसिक एसिड कहते हैं। 200 ppm इनका क्रिटिकल स्टेज है, 200 ppm से ज़्यादा आप अगर कंजप्शन करते हो तो आपके लिए भी वो हार्मफुल होंगे। और मवेशी गाय के बच्चे मोर देन 500 ppm कंजप्शन करते हैं तो उनकी मृत्यु हो सकती है। पोटैटो में क्या पाए जाते हैं, सेपोनिन पाया जाता है। सेपोनिन क्या होते हैं पोटैटो के केस में, याद रखिएगा जब आलू में अर्थिंग अप किया जाता है, अर्थिंग अप होता है कि मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाते जब हम आलू में क्यों चढ़ाते हैं कि आलू में ट्यूबर का फॉर्मेशन अच्छे तरीके से हो पाए। जितना अच्छा अर्थिंग अप करोगे उतनी ज़्यादा उसमें जब आलू ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या हो, सॉइल से बाहर ना आ पाए। जब कोई 1-2 हेक्टेयर में 10-20 आलू क्या हो गए कि वो सॉइल से बाहर आ जाते हैं और उनमें जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है तो उनमें क्या होते हैं कि आप लोग देखे होंगे मार्केट में और आपके घर में भी आए होंगे कि आलू में क्या हो जाता है, ग्रीनिंग हो जाता है। ये आपका आलू है, आलू में क्या होंगे कि यहाँ पे किसी साइड में यहाँ पे क्या होगा, वो ग्रीन कलर का हो जाता है आलू। तो ये क्या है, ये सेपोनिन के कारण ग्रीन कलर का हो गया। इस आलू को नहीं खाने चाहिए क्योंकि उनमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाया जा रहा है। और ये क्या है, ये क्या है, ये सेपोनिन है। ये क्या है, सेपोनिन है, यही सेपोनिन है। ये इनका फॉर्मेशन क्यों हुआ, जब सनलाइट इस आलू पे डायरेक्ट पड़ा तो उसमें सेपोनिन का फॉर्मेशन हो गया, सेपोनिन सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो गया, जिस कारण आलू क्या हो गए, हरे हो गए। और आज के बाद अगर आप घर में वो बन जाता है, मत बनने दीजिएगा क्योंकि उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस वैसे फ्यू अमाउंट में होता है, ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, बट टॉक्सिक तो टॉक्सिक है। तो वो कैसे होता है कि जब आलू जो ट्यूबर है वो आलू मिट्टी से बाहर आ जाते हैं और सनलाइट का उन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है तो उनमें वो क्या होता है, सेपोनिन का एक्यूमुलेशन होता है, सेपोनिन का फॉर्मेशन होंगे और वो आलू जहाँ पे वो सेपोनिन का फॉर्मेशन होगा वो वाला पोर्शन कंप्लीट हरा हो जाता है। समझ गए आप लोग। आलू में सेपोनिन पाया जाता है, कॉटन में गोसिपोल, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं दोनों। सोरगम में प्लेगा, सोरगम में एसियन या धुरिन या जिसे प्रूसिक एसिड कहते हैं वो पाए जाते हैं। और ह्यूमन बींग्स अगर ज़्यादा कंजप्शन करते हैं ज्वार को तो उनमें प्लेग्रा डिजीज हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और अब हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, पौधों में स्थित पोषक तत्व कौन से हैं, बोरॉन, कैल्शियम, एनपीके या जिंक या कॉपर, आयरन, मैग्नीज, इनमें से आपको बताना है कि कौन से क्या है पौधों में स्थिर पोषक तत्व है। स्थिर पोषक तत्व कहने का अर्थ ये है, स्थिर पोषक तत्व कहने का अर्थ ये है कि वो जहाँ भी होंगे वहाँ पे वो रहेंगे, वहाँ से वो ऊपर नीचे प्लांट्स में वो नहीं करेंगे। जल्दी से बताइए कि इनका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए करेक्ट आंसर इनका बोरॉन एंड कैल्शियम है। आइए समझिए इनको, फिगर के हिसाब से हम लोग समझते हैं। ये कोई प्लांट्स है, समझ गए, ये इनकी जड़ें हैं, ये प्लांट्स है। तो क्या होता है कि बोरॉन एंड कैल्शियम प्लांट्स के एपिकल लीफ पे पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। एपिकल बर्ड कहेंगे इसको, या न्यूली फॉर्म लीफ, ये इसे एपिकल बर्ड कहेंगे, या जो तुरंत एकदम ताज़ा पत्तियां बनी होती है उसे हम न्यूली फॉर्म लीफ कहेंगे। और इसे क्या कहते हैं, न्यू लीफ कहेंगे। वो न्यूली फॉर्म है और ये क्या है, न्यू लीफ है। और यहाँ पे एक और होंगे, इस लीफ को क्या कहेंगे हम, मिडिल लीफ कहेंगे। और ये क्या होगा, लोअर लीफ्स होगा। आइए इनको समझते हैं। तो क्या है कि प्लांट में बोरॉन एंड कैल्शियम ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो एपिकल बड पे जो अपर लीफ होता है जिसे हम न्यूली लीफ कहेंगे, वहाँ पे क्या होंगे कि बोरॉन एंड कैल्शियम पाए जाते हैं। एंड न्यू लीफ पे कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ट्रिक दे रहा हूँ आप लोगों को, काफी मन से ये आयरन है। काफी मन से का मतलब हिंदी में लिख लीजिए, यहाँ ट्रिक लिख लीजिए, काफी मन से। सब जगह आप लोगों को ट्रिक बताया जाता है क्योंकि सारी चीज़ को याद रख पाना काफ़ी टफ होता है। आप लोग फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, एग्रीकल्चर, काफ़ी मेहनतें लगती है याद करने में, मुझे भी पता है। तो एक अच्छा तरीका वही है, अगर आप अच्छा रैंकर बनना चाहते हो तो अच्छा तरीका है आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो और भीड़ में मत चलो, भेड़ चाल में नहीं चलना। भेड़ चाल क्या होता है कि जैसे सब रट्टा मार रहे हैं हम भी रट्टा मारेंगे, आप 2 दिन तक आप याद रख पाओगे, तीसरे दिन भूल जाओगे। तो क्या है कि अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हो, रैंकर बनना चाहते हो, आप भी
1 to 10 रैंक्स में आना चाहते हो तो अपने आप को और निखारने की ज़रूरत है आपको, और अपने आप में आप एक्सप्लोर करो। तो कैसे करोगे? जब आप दूसरों से हट के पढ़ाई करोगे। दूसरे बच्चे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे नहीं करना है, कुछ हट के करना है, कुछ खुद में इंप्रूवमेंट लाना है। तो क्या करोगे कि ये जो न्यू लीव्स में इन पे कौन सी पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इनमें कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सल्फर। कहाँ से याद रखिएगा? कॉपर, फो से क्या होते हैं? आयरन का क्या होता है? फेरस इसे कहते हैं। तो को से कॉपर, फो से फेरस, मन से मैग्नीज एंड स से सल्फर। तो ये जो न्यू लीव्स होते हैं इन पे कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं पोषक तत्व? कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सल्फर। अब याद रखिए मिडिल लीव्स पे कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं पोषक तत्व? तो जिंक मिडिल लीव्स पे ओनली जिंक पाए जाएंगे। लोअर लीव्स पे कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो इनका कोई ट्रिक नहीं है, ये कैसे याद रखोगे? बहुत आसान है। एनपीके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है ये, एनपीके, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम, एमओ। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो लोअर लीव्स पे पाए जाते हैं। ये क्या है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। ये क्या है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि लोअर लिस्ट में पाए जाएंगे। एंड मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम भी लोअर लिस्ट में पाए जाएंगे। मिडिल लिस्ट पे जिंक पाया जाएगा और न्यू लिस्ट पे कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सल्फर। काफी अच्छा एकदम याद रहेगा। अगर आप एक बार याद कर लोगे, आप जब तक एग्रीकल्चर पढ़ोगे अपने बच्चों को सिखाओगे कि इसको इस तरह याद करो। तो कुछ अलग करो, खुद में कुछ चेंजेस लाओ, खुद कुछ अलग सोचो, कुछ हट के पढ़ाई करो, तब आपको ये क्या होंगे कि हमेशा याद रहेंगे। और यही कुछ चीजें हैं जो आपको रैंकर्स बनाएंगी दूसरे के कंपेयर में। दूसरों की तरह रट्टा नहीं मारना है, कुछ अलग सोचना है। और जो एपिकल बड है, एपिकल बड पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे बोरोन एंड कैल्शियम पाए जाते हैं। एपिकल बड पे 2 एलिमेंट्स पाए जाएंगे, बोरोन, कैल्शियम। अब आइए समझते हैं क्या होता है कि ये जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, एनपीके एंड मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये लोअर लिस्ट में पाए जाते हैं। तो जब हम प्लांट्स को लगाएंगे, फसलें लगाई जाती है, तो अगर कहा जाए कि न्यू लिस्ट पे कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी, तो जो न्यूट्रिएंट्स न्यू लीफ पे पाए जाते हैं उसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी ना। न्यू लीफ पे कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सल्फर। अगर न्यू लीफ पे पूछा जाए किस एलिमेंट्स की डिफिशियंसी हो रही है, ऑप्शन में आप देखोगे कि ये 4 में से कौन है, तो वो करेक्ट आंसर होगा जब आप सही आंसर लगाओगे। दूसरी बात पूछी जाती है कि लोअर लिस्ट में इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी, तो लोअर लिस्ट में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी। कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो एनपीके, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम। और एपिकल बड पे बोरोन एंड कैल्शियम पाए जाते हैं। वो अब इमोबाइल क्यों होता है ये समझिए। जब हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया, रूट्स क्या करेंगे, इनको ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये आप दूसरी बात ये भी जानेंगे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो पौधों में इमोबाइल है। इमोबाइल का मतलब अचल को या स्थिर है, ठीक है। पौधों में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो मृदा में अचल होते हैं, तो वहीं पे ये एनपीके क्या है, मृदा में चल है। वो क्या करेंगे कि यहाँ से या रूट्स यहाँ एक्सपांसन करेगा, यहाँ से जो है वो न्यूट्रिएंट्स चल के पूरे प्लांट्स में जाएंगे और इनका एक्यूमुलेशन यानी कि कहाँ पे होगा, कहाँ पे ज्यादा ये पाए जाएंगे, तो लोअर लिस्ट में ज्यादा पाए जाएंगे। बट वहीं अगर हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कहाँ कर दें, बोरोन कैल्शियम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन रूट से दूर कर दें, तो ये कभी नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगा। एक सेकेंड, हमने क्या किया कि बोरोन एंड कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर, बोरोन एंड कैल्शियम युक्त ये क्या फर्टिलाइजर है, इनका एप्लीकेशन यहाँ किया, प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, समझ गए। और ये एक बार में कहाँ पहुंच जाएगा, एपिकल बड पे। प्लांट एब्जॉर्ब तो करेंगे और ये पहुंच जाएगा कहाँ, एपिकल बड पे, समझ गए। बट जब ये एपिकल बड पे पहुंचेगा तो ये वहां से ये नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ये वहां जाकर स्थिर हो जाएगा। और इनका ये क्या होते, मोबाइल नहीं होते, मोबाइल इमोबाइल, मोबाइल मतलब चल, इमोबाइल मतलब अचल। तो बेसिकली क्या किए जाते हैं कि बोरोन एंड कैल्शियम का फोलियर एप्लीकेशन किया जाता है प्लांट्स में, इनको ऊपर से स्प्रे किया जाता है बोरोन एंड कैल्शियम के फर्टिलाइजर को, ताकि तुरंत प्लांट्स को मिल जाए, समझ गए। और लोअर लिस्ट में क्या होते हैं कि एनपीके, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। मिडिल लिस्ट पे ओनली 1 एलिमेंट है जिंक। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि मिडिल लिस्ट पे कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, तो जिंक। न्यू लिस्ट पे कौन सा, तो काफी मन से कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सल्फर। एंड एपिकल बड या न्यूली लीफ पे कौन से पाए जाते हैं, तो बोरोन एंड कैल्शियम। समझ गए आप लोग, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। और इन जैसे मैंने ये लीव्स बनाया है A to Z आप ऐसे बनाइएगा, एक साइड आप ये उनका नाम लिख दीजिएगा, लोअर लीफ, मिडिल लीफ, न्यू लीफ एंड एपिकल बड, और उनके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो लिख दीजिएगा। कभी नहीं भूलिएगा लाइफ में, ये मैं आपको
आश्वासन दे रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। इस तरह से मैंने जो ये ट्रिक बताया है आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे एग्जाम में जब भी आएंगे कि लोअर लिप्स में कौन से एलिमेंट्स के इनमें से डिफिशियंसी होगा या कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है। दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि लोअर लिप्स में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो 3 जो है वो नहीं रहेगा और 1 इनमें से रहेगा, समझ गए। दूसरा कि अगर लोअर लिप्स में डिफिशियंसी हो रही है किसी एलिमेंट्स की तो इनमें से किन एलिमेंट्स की डिफिशियंसी होगी, 3 नहीं रहेगा 1 रहेगा, समझ गए। तो आपको याद कर लेना है कि मिडिल लिप पे जिंक पाए जाते हैं तो डिफिशियंसी भी होगा मिडिल लिप पे, तो जिंक का होगा। लोअर लिप में एनपीके मैग्नीशियम मोलिब्डेनम, न्यू लिप में ये याद रखना थोड़ा कठिन होता है तो आपके लिए ट्रिक है, काफी मन से कॉपर आयरन मैग्नीज सल्फर एंड एपिकल बड पे बोरोन एंड कैल्शियम, समझ गए। तो आप समझ गए ये कहाँ पे पाया जाएगा, लोअर लिप्स पे, लोअर लिप पे पाए जाएंगे। जिंक कहाँ पाया जाएगा तो मिडिल लिप पे, कॉपर आयरन मैग्नीज सल्फर आगे और क्या थे, कॉपर आयरन मैग्नीज सल्फर एक यहाँ पे बस छूटा हुआ, ये कहाँ पाए जाते हैं तो न्यू लिप पे, समझ गए। और ये कहाँ पे, एपिकल लिप पे, एपिकल बर्ड, समझ गए। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक है और न्यूट्रिएंट्स के टॉपिक के आपके एंट्रेंस में टोटल 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। कल पूरा डिस्कस किया गया था कल के लेक्चर में कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है, किसने दिया था, कितने पोषक तत्व होते हैं, वो सारी चीज़ वहाँ बताई गई है। दोबारा नहीं रिपीट करूँगा, अगर आप न्यू हो तो वहाँ जाके आप क्या करोगे, उस लेक्चर को पहले पूरा करो, उसके बाद इस लेक्चर पर आना, समझ गए। तो जो लोअर लिप्स है उनमें कॉपर आयरन मैग्नीज सल्फर पाए जाते हैं, न्यू लिप पे डिफिशियंसी होगी तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी। मिडिल लिप पे जिंक, लोअर लिप पे एनपीके और मैग्नीशियम मोलिब्डेनम एंड एपिकल बर्ड पे क्या होते हैं, बोरोन एंड कैल्शियम पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, ये इमोबाइल होता है, ये ऊपर के लिप से नीचे, प्लांट के नीचे वाले लिप्स पे चल के नहीं आते हैं, ये सिर्फ ऊपर के लिप्स पे ही प्रेजेंट रहेंगे। जो एपिकल बर्ड होते हैं, न्यूली बर्ड होते हैं, वहीं पे प्रेजेंट रहेंगे, समझ गए। तो चलिए बता ही दीजिए कि कल जो मैंने बताया था, अगर आप लोग अच्छे से लेक्चर देखे होंगे और आप तो एग्जाम का टाइम है तो याद तो जरूर होगा, तो बता दीजिए कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था, कौन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था, जल्दी से बताइए, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। चलिए जो भी लोग बता रहे हैं, गार्डनर एंड एलार्ड, बहुत सही बता रहे हो, गार्डनर एंड एलार्ड ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था। कब दिए थे ये भी बताइए, तो कब दिए थे, 1939 ईस्वी में उन्होंने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था। इनके अंतर्गत कितने तत्व आते थे, तो 17 पोषक तत्व आते थे। जल्दी से बताइए कि बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स किसने दिया था और टोटल कितने होते हैं। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स 4 होते हैं और ये किन्होंने दिया था, तो ये निकोलस ने दिया था, DJ निकोलस इनका पूरा नाम है, उन्होंने बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजिना इन काउ, गाय में कृत्रिम योनि का तापमान कितना होता है, टेम्परेचर उनके आर्टिफिशियल वेजिना का टेम्परेचर कितना होता है, 41 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। जल्दी बताइए कि गाय के कृत्रिम योनि का टेम्परेचर कितना होता है, इनके पीछे का क्या रीजन है, अभी डिस्कस करूंगा। आप इनका आंसर बताओ, इनका आंसर क्या करेक्ट है, 41 डिग्री सेल्सियस। गाय के जो आर्टिफिशियल वेजिना होता है गाय का, उनका टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस होता है। आप जानिए कि ये किनका है, ये काऊ का है, और बुफेलो का कितना होता है, तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है, भैंस, समझ गए। भैंस के कृत्रिम वेजिना का टेम्परेचर कितना होता है, तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जानिए ये आर्टिफिशियल क्या होते हैं। इंसेमिनेशन एक प्रोसेस होता है। इंसेमिनेशन क्या होते हैं कि जो ये बूल है, भैंस के जो बूल होंगे, जिसे सांड कहेंगे हिंदी में, या गाय के जो बूल होंगे, गाय का सांड जो होता है, तो इनसे इंसेमिनेशन कराया जाता है। इनके स्पर्म को लेने के लिए क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल वेजिना तैयार किया जाता है। आर्टिफिशियल वेजिना क्यों तैयार किए जाते हैं, क्योंकि वो जब पॉपुलेशन करेंगे उनमें, तभी उनसे स्पर्म इजाकुलेट होगा। स्पर्म कब बाहर आएंगे, जब उनका आर्टिफिशियल वेजिना बनाया जाएगा। और आर्टिफिशियल वेजिना का टेम्परेचर कितना होगा, 41 डिग्री सेल्सियस। उनको ऐसा फील होना चाहिए कि ये ओरिजिनल का है, ये मेरे सामने जो है ये गाय है। उनको जब ऐसा फील होगा तब वो क्या कर पाएंगे, इजाकुलेट कर पाएंगे और उनसे क्या करेंगे, स्पर्म को कलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद भैंस का आर्टिफिशियल वेजिना का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। उनको एक फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा जब
मवेशी जो सांड है, हिंदी में क्या कहते हैं, सांड कहते हैं। भैंस के बुल को क्या कहेंगे, सांड कहेंगे। भैंस सांड को जब 39 डिग्री सेल्सियस मिलेगा आर्टिफिशियल वेजिना का टेम्परेचर, तो उनमें क्या होगा, स्पर्म का इजाकुलेशन होगा, इजाकुलेट करेंगे वो। तब क्या करेंगे, स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा। स्पर्म को कलेक्ट क्यों करते हैं, एक अच्छा प्रोजेनी तैयार करने के लिए क्या किया जाता है कि अच्छे सांड का स्पर्म को कलेक्ट करके रखा जाता है, इन फ्यूचर उनको फर्टिलाइज करने के लिए किसी भी काव को। इन जनरल एक गाय 1000 फीमेल गाय को वो गर्भपात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 1 लाख गाय को फर्टिलाइज मतलब उनको गर्भपात दे सकते हैं बाय प्रोसेस। अगर नेचुरली कोई गाय है, कोई बुल है, वो गाय को फर्टिलाइज करना चाहे, गाय को वो क्या करना चाहे कि गर्भपात करना चाहे, तो वो 10,000 गाय तक को वो क्या कर पाएंगे, अपने होल लाइफ में वो गर्भपात कर पाएंगे। 10,000 को मैक्सिमम बहुत हो गया। लेकिन वही हम जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, उसके स्पर्म को कलेक्ट करके रखते हैं, तो इसके जरिए हम 1 लाख गाय को हम क्या कर सकते हैं, गर्भपात कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, यही उनका रीजन था। आप याद रखिएगा, ये ICR का क्वेश्चन है, ICR में आ चुके हैं कि जो गाय होती है उनकी आर्टिफिशियल वेजिना का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस, बुफेलो का 39 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी बात अब इसमें याद रखो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के फादर मतलब किनको कहा जाता है, जिन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था, तो इनके हैं डॉक्टर संपत कुमार। ये डॉक्टर संपत कुमार जी ने सन 1939 ईस्वी में फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्टार्ट किया था डेयरी फार्म में। ठीक है, 1939 में डेयरी फार्म क्या होते हैं, गौशाला, डेयरी फार्म। इनका हिंदी क्या होता है, गौशाला। मवेशी लोग गौशाला में ही रहते हैं ना। तो क्या हुआ कि डॉक्टर संपत कुमार जी ने 1939 ईस्वी में इंडिया में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्टार्ट किए, और फर्स्ट टाइम 1943 ईस्वी में उन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए मवेशी की प्रथम प्रोजेनी उन्होंने तैयार कर ली। और उनका जो बुफेलो का फर्स्ट प्रोजेनी तैयार किया गया इन विट्रो प्रोसेस में। आप जानिए ये कैसे होता है कि इनके स्पर्म को कलेक्ट किया गया, इनके सीमेन को अगर क्या होते हैं कि ये क्या है, स्पर्म है, ये स्पर्म है। जब एक रहेगा तो उसे हम स्पर्म कहेंगे, लेकिन जब बहुत सारे लाखों में होंगे उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। जब हम स्टडी करते हैं, एक को हम स्पर्म कहेंगे, बट जब बहुत सारे असंख्य होंगे, 3 लाख 4 लाख होते हैं, उनको एक इजाकुलेशन में 3 से 4 लाख स्पर्म होते हैं, और उसे हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, सीमन कहेंगे। जब एक का स्टडी करेंगे तो उसे हम स्पर्म कहेंगे, और जब असंख्य होंगे, 3-4 लाख होंगे, उनका एक इजाकुलेशन में जो गाय और भैंस के बूल का एक इजाकुलेशन होता है। इन जनरल ह्यूमन बींग्स में कितने इजाकुलेट होते हैं, तो 3 से 4 ml। एक हेल्दी मेल में 3 से 4 ml क्या होते हैं, 3 से 4 नहीं, 2 से 3 ml। 2 से 3 ml क्या होते हैं, वो स्पर्म इजाकुलेट करते हैं। एक हेल्दी जो मेल होगा वो 2 से 3 ml स्पर्म इजाकुलेट करेगा, सीमेन इजाकुलेट करेगा। बट जो एक बूल होते हैं वो कितना इजाकुलेट करते हैं, अप्रोक्स 10 ml। समझ गए, वो अप्रोक्स 10 ml सीमेन इजाकुलेट करते हैं। तो उनमें बहुत सारे लगभग क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। एक को हम स्पर्म कहेंगे, और जब कलेक्टिवली हम उनका अध्ययन करेंगे बहुत सारे, तो उनको हम क्या कहेंगे, सीमेन कहते हैं। तो समझिए क्या था कि 1943 ईस्वी में फर्स्ट टाइम डॉक्टर संपत कुमार जी ने बुफेलो का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए फर्स्ट वैरायटी उन्होंने डेवलप कर लिया, जिनका नाम क्या था, प्रथम। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए भैंस की प्रथम प्रोजेनी तैयार की गई थी, उनका नाम क्या था, प्रथम पहला था, इसलिए पहला कहा गया। और ये कहाँ तैयार किए गए थे, तो इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद एग्रीकल्चर
इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में इसे डेवलप किया गया था। कहाँ डेवलप किया गया था? डॉक्टर संपत जी ने जो है फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए उन्होंने जो है भैंस की प्रथम प्रोजेनी उन्होंने तैयार किया था। प्रथम कहाँ? तो इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। फर्स्ट आर्टिफिशियल उन्होंने डेवलप कर लिया था भैंस की पहली प्रोजेनी प्रथम, जिनका नाम क्या था? ये उनका नाम है प्रथम, समझ गए? उनका नाम है प्रथम, समझ गए? और वो कब डेवलप किए थे? तो 1943 ईस्वी को। उन्होंने 1939 ईस्वी में इंडिया में इन पे वर्क स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम डॉक्टर संपत कुमार जी ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 1939 में इंडिया में स्टार्ट किया और 1943 ईस्वी में 4 साल बाद उन्होंने क्या कर लिया? भैंस की प्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए उन्होंने भैंस की फर्स्ट प्रोजेनी प्रथम डेवलप कर लिया उन्होंने। और ये कहाँ वो किए थे? तो इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो यूपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी में, समझ गए? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यही पूरा प्रोस्पेक्ट था कि मतलब किस तरह जो है वो कृत्रिम गर्भधारण किया जा सके। एक हेल्दी बुल से, एक हेल्दी सांड से उनके सीमेन को कलेक्ट किया जाए और उनको क्या किया जाता है? कलेक्ट करके उनको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, तो नहीं बताऊंगा कि कितने टेम्परेचर पे और किस में किया जाता है। आप ये जानिए कि उनका स्टोर किया जाता है और उनके बाद कृत्रिम गर्भधारण किए जाते हैं, समझ गए? कृत्रिम गर्भधारण किए जाते हैं। तो भैंस की फर्स्ट प्रोजेनी कौन थी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए तैयार हुआ था? प्रथम। और ये कहाँ किए गए थे? तो इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो यूपी में स्थित है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? डॉक्टर संपत कुमार, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के आप इन्हें फादर भी कहोगे इंडिया में। इन्होंने 1939 में डेयरी फार्म में स्टार्ट किया था इंडिया में, समझ गए? और ये समझिए कि भैंस की आर्टिफिशियल वेजिना का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस होता है, गाय का 41 डिग्री सेल्सियस होता है। गाय से 2 डिग्री सेल्सियस भैंस का कम होता है। और जानिए इसमें कि बुफेलो के सीमेन का पीएच याद रखिएगा 7.4 होता है और काऊ के सीमेन का पीएच यहाँ पे पीएच लिख लीजिएगा, ये क्या है? पीएच लिख लीजिएगा, कितना होता है? तो 6.4 होते हैं। क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। तो जो भैंस है उनके जो सांड है, भैंस में सांड, ठीक है, भैंस कलेक्टिवली कहा जाता है, मेल फीमेल उसमें दोनों आते हैं। तो जो मेल बुफेलो है उनके सीमेन में, उनका सीमेन का पीएच 7.4 होता है, बेसिक नेचर का होता है। बट जो काऊ के बुल है, जो गाय सांड है, उनके सीमेन का पीएच 6.4 होता है। अब याद रहेगा आपको 6.4 नहीं 6.7 कीजिएगा, 6.7 होता है। गाय के सांड का सीमेन का पीएच कितना होता है? तो 6.7 होता है। और भैंस में सांड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। कोई भी डाउट होंगे आपको तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कीजिए, या आप उसे क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, दूर किया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीमेन का स्टोरेज हम कितने डिग्री टेम्परेचर पे करते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस, या 4 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री सेल्सियस, या नन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि सीमेन को प्रिजर्व रखने के लिए, सीमेन को हम हेल्दी रखने के लिए वो क्या हो? मोटाइल रहे। मोटाइल मतलब होता है कि वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, वो गाय को फर्टिलाइज करने के लिए ससेप्टेबल रहे, मतलब गाय को वो फर्टिलाइज कर पाए। उसके लिए उसे क्या करना होगा कि उनको फेवरेबल कंडीशन देना होगा कि वो अगर एक सांड में जैसा था एक ताज़ा और मोटाइल था, मोटाइल मतलब क्या होते हैं कि वो क्या हो कि फर्टिलाइज करने के लिए पूरा एक्टिव हो, तो वो मोटाइल होने चाहिए। तो उनका स्टोरेज हम कितने डिग्री सेल्सियस करेंगे वो बताना है आपको। एक मिनट फ्रेंड्स, हेलो हेलो, स्टूडियो में कर रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सीमेन का स्टोरेज हम कितने डिग्री सेल्सियस करेंगे ताकि इन्हें हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकें। ऐसा तो है नहीं कि आज हम बुल से सीमेन लिए और कल को वो हम गाय को क्या कर रहे हैं? उनका गर्भपात कराएं, ऐसा नहीं होता है। सीमेन का स्टोरेज लंबे समय तक किया जाता है, लंबे समय के लिए किया जाता है। और ये कहाँ मिलते हैं? तो जो मवेशी डॉक्टर होते हैं, एक ब्लॉक एरिया पे एक जो है वो क्या होते हैं? मवेशी हॉस्पिटल होता है। एक ब्लॉक एरिया पे आपका कोई जो है वो ब्लॉक होगा, तो वहाँ पे क्या होंगे कि मवेशियों का एक हॉस्पिटल होगा। अगर मवेशियों में आजकल के डेट में मैक्सिमम क्या होता है कि बुल मिल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। गांव के एरिया में तो वो घूमते फिरते रहते हैं बुल, और हर गांव में एक बुल तो होता ही है। बट शहरी एरिया में अगर कोई इसको क्या करते हैं? रियरिंग करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, तो वो कहाँ ढूंढने जाएंगे? यहाँ तो शर्म भी आएगा कि जा रहे हैं सांड के पास इसको लेके, तो यहाँ थोड़ा शर्म भी लगता है। तो वहाँ क्या करते हैं? गांव में तो सिंपल सी बात है
गाय को गाय के पास ले जाके बांध देते हैं तो प्रोसेस हो जाता है। बट यहाँ पे क्या करते हैं, शहर वगैरह में जो गाय वगैरह पालते हैं या जो बड़ा डेयरी फार्म होता है वो क्या करते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मेरे डेयरी फार्म में 200 गाय है तो जो 5 बुल होंगे वो आके इनको क्या कर दे, गर्भपात कर दे, नहीं हो पाएगा, इतना उनकी कैपेसिटी नहीं है, एक दिन में 2-3 को कर पाएंगे, 2 मैक्सिमम हो गया, उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा वो। तो क्या है कि इनको कैसे गर्भपात किया जाए, तो जो मवेशी डॉक्टर होते हैं, मवेशियों का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे ये सीमेन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे सीमेन रखा जाता है, सीमेन रखा जाता है, स्पर्म एको कहेंगे, सीमेन कलेक्टिवली कहेंगे। तो सीमेन वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जब मवेशी आती है, काव आएगी तो उनका आर्टिफिशियल गर्भपात किया जाता है, उसको उनके सीमेन को इजाकुलेट मतलब मवेशियों के वेजिना में डाला जाता है जब उनका स्ट्रेस साइकिल आता है। स्ट्रेस समझिए, स्ट्रेस साइकिल 2 टाइप के होते हैं, एक सीजनल होता है और एक नॉन सीजनल होता है। सीजनल क्या होते हैं, सीजनल वो होते हैं जो सीजन में आएंगे, जैसे जो डॉग वगैरह होते हैं इनमें सीजनल स्ट्रेस साइकिल होता है। स्ट्रेस क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ गए, मासिक चक्र हिंदी में कहते हैं। बट जो मवेशी होते हैं उनमें स्ट्रेस साइकिल चलता है, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला सीजनल और दूसरा क्या होता है कि नॉन सीजनल या प्रो स्ट्रेस कहोगे। नॉन सीजनल क्या होता है, जो सीजन पे ही आएंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप लोगों ने डॉग में मेटिंग करते हुए देखा होगा, जब ठंड का मौसम आता है अक्टूबर नवंबर, तब सारे डॉग में क्या होते हैं, मेटिंग होते हैं। मेटिंग मतलब क्या होते हैं कि उनमें गर्भपात का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये क्या होते हैं, सीजनल होते हैं। डॉग हो गया, उसके बाद क्या है कि इनमें सीजनल क्या होते हैं, मेटिंग होता है। बट जो नॉन सीजनल होता है या प्रो स्ट्रेस कहोगे, ये क्या होते हैं कि मंथली होते हैं। मंथली इन द केस कि गाय में, बकरी में, भैंस में 21 दिनों का स्ट्रेस साइकिल होता है। अगर आज 1 तारीख से स्टार्ट करो, 21 जब डेज आएंगे, 21 तारीख जो आएगा उनमें ये क्या होंगे कि स्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हो गया। वो क्या करते हैं कि वो मेटिंग होने के लिए उनमें क्या क्या लक्षणें हो जाती हैं, वो चिल्लाएंगी। वो अगर पहले क्या होता है कि वो बेबी देते हैं, बेबी के 3 मंथ बाद वो मेटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या होगा कि जब उनमें मेटिंग का प्रोसेस आएगा, 21 दिनों का उनमें स्ट्रेस साइकिल होता है। काव में लिख लो, काव, बुफेलो एंड अदर वन इज गोट, समझ गए। तो इनमें क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल इनमें कितने दिनों का होता है, तो 21 डेज का होता है, 21 डेज का। अगर हम 21 डेज में इनमें क्या हुआ, स्ट्रेस साइकिल आया, अगर हम इनका क्या करवाएं, मेटिंग ना करवाएं बुल से, काव को, बुफेलो को बुल से मेटिंग ना करवाएं, ओके, तो इनमें क्या होगा कि 21 दिन में ये उनमें मेटिंग न कराने पे इनमें क्या क्या लक्षणें देखी जाती है। पहला तो ये चिल्लाता है और ये बेचैन रहते हैं और इनके वल्वा से, वेजिना से म्यूकस का क्या होता है, डिस्चार्ज होते हैं। दूसरी चीज़, ये खाना नहीं खाएंगे। तीसरी चीज़, ये अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाते हैं। जो इनके बच्चे होते हैं, 3 मंथ के ही बच्चे होते हैं, 3 मंथ 4 मंथ के, उनको दूध नहीं पिलाएंगे। और इनमें ये चिल्लाएंगे, मतलब रंभाना कहते हैं, वो चिल्लाएंगे। दूसरी बात, ये भागेंगे, भागना चाहेंगे मेटिंग करने के लिए। तो ये कब आता है, 21 दिनों का इनका स्ट्रेस साइकिल होता है। और क्या होते हैं कि इनमें जो होते हैं स्ट्रेस पीरियड जब आते हैं, तो आप जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो समझ रहे होंगे, ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो वेस्ट ब्लड होते हैं उनका क्या होता है कि बाहर निकलते हैं। बट मवेशियों में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो मायोमेट्रियम होता है ह्यूमन बींग्स में, जो मायोमेट्रियम होते हैं, बायो वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे, आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए कि यूटेरस में 3 वाल होते हैं, 3 वाल होते हैं, मायोमेट्रियम, मेजोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। यूटेरस में 3 वाल होते हैं, मायोमेट्रियम, मेजोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो यूटेरस के ये 3 वाल होते हैं। जब इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो ये तीनों वाल जो है, ये 2 वाल तो एज इट इज रहेंगे। तीसरा वाल क्या होता है, ये तैयार होता है किसके लिए, तो गर्भपात करने के लिए ये इनर का लेयर तैयार होता है ह्यूमन बींग्स में। और जब उनमें ओवेरी से ओवा का फॉर्मेशन होगा और उनको मेटिंग करने के लिए स्पर्म नहीं मिलेंगे, तो ओवा और ये इनर का वाल, यूटेरस का ये इनर का वाल, ये कौन सा है, यूटेरस का वाल है, याद रखिएगा। ये क्या है, यूटेरस के वाल हैं तीनों। पहला क्या होता है, मायोमेट्रियम, बाहर के वाल को मायोमेट्रियम कहेंगे, बीच के वाल को मेजोमेट्रियम कहते हैं और इनर वाल को एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो क्या होता है कि जब उनमें ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओवेरी से ओवा निकलेंगे, उसके बाद अगर उनको
सीमेन नहीं मिलेगा तो ये क्या करते हैं कि उनमें क्या होता है, ओवा जो ओवरी से डिस्चार्ज हुआ है, ओवा और यूटेरस का इनर वॉल एंडोमेट्रियम, ये दो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट इन द केस उनको जो स्पर्म थे वो मिले नहीं, उनको फर्टिलाइज्ड एग हुआ नहीं, तो जब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये क्या होते हैं, रेप्चर होते हैं, एंडोमेट्रियम रेप्चर करते हैं, एंडोमेट्रियम रेप्चर होकर और जो ओवा था वो दोनों डिस्चार्ज होते हैं, वो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होंगे, तो वो क्या होते हैं, बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होंगे और ये वेस्ट ब्लड होता है, समझ गए, ये क्या होता है, वेस्ट ब्लड होते हैं, अप्रोक्स 30 to 40 ml ब्लड जो है वो ये वेस्ट ब्लड होते हैं जो बॉडी से डिस्चार्ज होते हैं। बट मवेशियों में ऐसा कुछ नहीं होता, आप उनमें ब्लड डिस्चार्ज ऐसा इन द कोई केस नहीं होता, नहीं देखा होगा आप लोगों ने। तो उनमें क्या होते हैं, ये जो इनर वॉल होता है यूटेरस का, वे क्या कर लिए जाते हैं, अंदर ही वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उनमें ये जो एंडोमेट्रियम होता है वो मतलब रेप्चर नहीं करते हैं, तो वो रेप्चर अगर होते होंगे तो वो क्या होता है कि वो खुद फिर से वहाँ पे रीस्टोर हो जाते हैं। बट ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम रेप्चर करते हैं और ओवा के साथ वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, बॉडी से बाहर आता है। कितना ब्लड बाहर आता है, तो 30 से 40 ml जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, समझ गए। चलिए आप यहाँ समझिए कि हम सीमेन का प्रिजर्वेशन कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, तो 196 डिग्री सेल्सियस पे सीमेन का प्रिजर्वेशन करते हैं। और किस में करते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। कितने दिनों के लिए करते हैं, तो 10 से 15 वर्ष के लिए, 10 से 15 वर्षों तक हम लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, हम सीमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं। लिक्विड -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में हम सीमेन को 10 से 15 वर्षों तक प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं 4 डिग्री सेल्सियस पे 3 to 4 डेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित इन द केस प्रिजर्व रख सकते हैं उन्हें। 4 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 दिनों के लिए प्रिजर्व रखा जाता है। और -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हम 10 से 15 वर्षों तक के लिए उसे हम प्रिजर्व रख सकते हैं, समझ गए सारी प्रोसेस। काऊ, बुफेलो, गोट में 21 डेज का स्ट्रेस साइकिल होता है। और सीजनल जैसे डॉग वगैरह होते हैं, ये सीजन में इनमें होते हैं, डॉग हो गया, या और आपको क्या आएंगे, सीप आएंगे, सीप मतलब भेड़। इनमें क्या होते हैं कि सीजनल इनमें क्या होते हैं, वो साइकिल आता है, जब सीजन आएगा तभी ये मेटिंग करने के लिए तैयार होंगे। बट ये क्या होते हैं कि ये मंथली होते हैं, हर 21 दिन पे आएगा। अगर आप मेटिंग नहीं कराओगे तो फिर ये 21 दिन शांत रहेंगे, फिर अगले 21 दिन में फिर ये क्या करेंगे, इनमें आपको वो लक्षण दिखने लगेंगे, रंभाएंगे मतलब चिल्लाना, खाना नहीं खाएंगे और उनके बाद ये भागेंगे। तो ये क्या होता है, उनमें ये लक्षण होता है कि आप समझ जाओगे कि ये मेटिंग के लिए तैयार है, ये मेटिंग के इनको करवाना है। मेटिंग कब करवाना चाहिए, याद रखिएगा, मेटिंग कितने दिनों का होता है इनका, 1 से 3 दिनों का होता है, यानी कि 1 से 3 दिनों के बीच में आप इनको क्या करा सकते हो, मेटिंग करा सकते हो। तो याद रखिएगा कि मेटिंग कब कराएंगे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इफेक्टिव इन द केस हम जब इनका मेटिंग कराएंगे उस पीरियड में, तो श्योर डैट 99% ये क्या होंगे कि गर्भपात रहेंगे। तो लास्ट के 24 घंटे से पहले, अगर आज 21 तारीख है, आज मेरी जो मवेशी है उन्होंने उसमें जो है ये मेटिंग का पीरियड आ गया है, तो आज नहीं कराएंगे, कल नहीं कराएंगे, अगला जो तीसरा दिन है उस दिन में हम कराएंगे 24 घंटे पहले। जब आप 24 घंटे पहले मेटिंग कराते हो तो 99% उनमें गर्भपात रहने की चांसेस होती हैं, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने हैं कि मिनी एलिफेंट बुफेलो इज नोन एज, इनमें से भैंस, ये सारे भैंस की नस्लें हैं, लिख लीजिएगा, भैंस की नस्लें आपको एग्जाम में मिल सकते हैं इनसे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी भैंस की नस्लें को मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी कहा जाता है, क्योंकि वो इतने विशाल होते हैं, उनका बॉडी वेट 500 से 600 kg होता है। मिनी एलिफेंट बुफेलो का बॉडी वेट कितना होता है, 500 से 600 kg, बहुत ज़्यादा होते हैं और इसलिए इनको मिनी एलिफेंट कहा जाता है, छोटा हाथी कहा जाता है। चाहे वो जाफराबादी है, मुर्रा है, भदावड़ी है, मेहसाना है, जल्दी से बताइए इनमें से किसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जाफराबादी। जाफराबादी को मिनी एलिफेंट कहा जाता है। ये इतने विशाल शरीर होता है इनका, इतना मोटा होता है कि इनको क्या कहा जाता है, मिनी एलिफेंट कहा जाता है, समझ गए। इनका बॉडी वेट 500 से 600 kg होता है। अब आगे समझिए मुर्रा क्या है। मुर्रा क्या है, ये इनकी फीचर है, ये जेट ब्लैक कलर के होते हैं। जेट ब्लैक एकदम जैसा ये काला है ना, उसी तरह का सियाही एकदम काला डार्क ब्लैक होगा। ये इनका मेन फीचर है कि मुर्रा के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जेट ब्लैक कलर के होते हैं। दूसरा भदावड़ी में क्या होता है, मैक्सिमम फैट परसेंट भदावड़ी में पाए जाते हैं, मैक्सिमम फैट परसेंट। सर्वाधिक फैट किस भैंस के दूध में पाया जाता है, मैक्सिमम फैट परसेंट इन मिल्क। सर्वाधिक फैट परसेंट किस भैंस के दूध में पाया जाता है, तो वो भदावड़ी है। कितना होता है, 12 से 14% होता है। सर्वाधिक फैट परसेंटेज
भदावरी भैंस के दूध में पाया जाता है, इससे ज़्यादा किसी भी भैंस के दूध में आपको फैट परसेंटेज नहीं मिलेगा। तो ये इनके फीचर्स थे कि भदावरी के दूध में 12 से 14% फैट परसेंटेज होता है। मुर्रा जेट ब्लैक कलर का होता है। जाफराबादी को मिनी एलिफेंट कहा जाता है। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि विच वन इज अ गोट ब्रीड, इनमें से कौन सी बकरी की नस्लें हैं, जल्दी से बताइए कौन सी बकरी की नस्लें हैं। जमुनापारी, बारबरी, सिरोही या ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सी बकरी की नस्लें हैं? बहुत अच्छा, ऑल ऑफ देखे नहीं कि लगा दिए। तो ये सारी क्या है, बकरी की नस्लें हैं। समझ गए, ये सारी बकरी की नस्लें हैं। एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि खास करके मैं हर जो भी ब्रीड था, चाहे वो गाय का ब्रीड हो, हमने पिछले लेक्चर में बताया था मिल्च ब्रीड और डुअल पर्पस की ब्रीड, दोनों में मैंने ट्रिक बताया आप लोगों को कैसे रखा जाए। जो डुअल पर्पस के ब्रीड थे उनका ट्रिक था हरी कौन था, हरियाणवी, राठ, कांकरेज एंड थारपारकर। ये कौन से थे ब्रीड? ये डुअल पर्पस के ब्रीड थे। और वहीं पे मैंने आपको बताया था मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड क्या होते हैं? जो मिल्क प्रोडक्शन के पर्पस से पाले जाते हैं। उसमें था डॉक्टर जी सर, डॉक्टर में क्या था? दियोनी, आर से राठ था, जी से क्या था जल्दी बताइए? गिर था, और सर में एस से साहिवाल और आर से फिर वहां पे राठी था। समझ गए? तो ये आप इस तरह से याद रखोगे तो काफी लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। आइए आप देखते हैं कि बकरी की और कौन कौन सी नस्लें हैं, इनका भी ट्रिक है। यहाँ देखिए, कश्मीर में टीबी नहीं, कश्मीर में अजब सीमार, कश्मीर में अजब सीमार, ये आपका क्या है? ट्रिक है। किनका? बकरी का। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, जल्दी से देखिए कि क्या है ट्रिक। कि कश्मीर में अरे टीबी तो छूट गया ना। कश्मीर में टीबी की अजब सीमार, टीबी ये है टीबी, ठीक है। कश्मीर में टीबी की अजब सीमार, ये ट्रिक है। अब आइए हम इनसे टोटल जितने भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन बने हैं कि बकरी के नस्लों से यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। चलिए तैयार हो जाइए जानने के लिए कौन कौन सी नस्लें हैं। पहला क्या है? कश्मीर। कश्मीर से याद रखिएगा कश्मीरी, ये बकरी की नस्लें हैं। में से कुछ नहीं है। टी से याद रखिएगा, टी से, एक सेकंड, यही गलत बात है, इनका पूरा मिटर जाता है। टी से याद रखिएगा टोगनबर्ग, बी से याद रखिएगा बारबरी, और ए से याद रखिएगा अंगोरा, और जे से याद रखिएगा जमुनापारी, सब नोट डाउन करते जाइएगा, ओके। और बी से याद रखिएगा बीटल, फिर जो एसआई है, एस से याद रखिएगा सिरोही, एंड मार से याद रखिएगा मारवाही। देख लीजिए कितनी ब्रीड है टोटल। ये पहला कश्मीरी, सेकंड क्या था? टोगनबर्ग, थर्ड क्या है? बारबरी, फोर्थ क्या है? अंगोरा, फिफ्थ क्या है? जमुनापारी, ये फिफ्थ है। सिक्स्थ क्या है? बीटल, सेवंथ क्या है? सिरोही, और एट क्या है? वो मारवाही। कितने आसान तरीकों से 8 बकरी की नस्लों के आप लोग याद कर पाओगे, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक लाइन से लिखोगे आप कभी याद नहीं कर पाओगे। श्योर डैट आप 2 दिन याद रखोगे, 3 दिन याद रखोगे, एग्जाम में जाके जरूर मिस करोगे। अगर आप जैसे आपको याद रहेगा, कौन सा याद रहेगा? कश्मीरी याद आपको रह जाएंगे, बारबरी याद रह जाएगा, टोगनबर्ग याद रह जाएगा, लेकिन बाकी तो याद नहीं रहेंगे ना। 2-3 याद रहेंगे, ज़्यादा याद नहीं रहेगा। तो आप अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे, एक अच्छा अप्रोच लेके पढ़ोगे, जब तक एक अच्छा अप्रोच नहीं रखोगे तब तक आपको ज़्यादा समय तक याद नहीं कर पाओगे। क्या है ट्रिक? ये ट्रिक है किसका? गोट का, गोट ब्रीड। समझ गए? ये गोट की क्या है? नस्लें हैं। ब्रीड की मतलब होती है नस्लें, कि बकरी की कितनी नस्लें हैं। तो ट्रिक क्या है? कश्मीर में टीबी जो टेलीविजन होता है, लेकिन यहाँ टीबी लिखा गया। कश्मीर में टीबी की, यहाँ पे की, तो यहाँ रेम्स अच्छा बैठ जाएगा, की है। कश्मीर में टीबी की अजब सीमार, तो कश्मीर से कश्मीरी, में से कुछ नहीं है। टीबी में टी से टोगनबर्ग, बी से क्या है? बारबरी, उसके बाद है अजब सीमार, ओ से अंगोरा, जो से जमुनापारी, फिर वहाँ पे बी है अजब बी, फिर वहाँ पे क्या है? बीटल। चाहे आप एक बी से यहाँ बीटल लिखो, वहाँ बारबरी लिखो, लेकिन बी से 2 वैरायटी है, एक बीटल है, एक बारबरी है। मार से क्या है? मारवाही,
याद है ना मुझे एक सिंपल आपको देख के बोला हूं। तो यहाँ पे क्या है, ये टोटल 8 ब्रीड है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें से कोई भी, जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा आया है, जमुनापारी आया है, जमुनापारी देखिए वहां पे है, बारबरी देखिए वहां पे है, एंड थर्ड सिरोही देखिए वहां पे है, और ये चारों देखिए। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपको कि इनमें से कौन सी बकरी की नस्लें हैं, ये आप 8 याद कर लो, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप ICAR JRF का एग्जाम देने जाओ, अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होंगे, समझ गए। अब तो ऐसा हो गया है, लेटेस्ट न्यूज है आज की, कि ICAR ने क्या किया है कि ये घोषित कर दिया है कि जो भी बच्चे नॉन एक्रीडेटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अब वो भी ICAR JRF और SRF के एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि उनका कॉलेज और यूनिवर्सिटी ICAR से एक्रीडेशन होना चाहिए। अब आप सारे बच्चे, ये उनके लिए गुड न्यूज है, जो बच्चे नॉन एक्रीडेटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, अब वो ICAR JRF या SRF के एग्जाम दे पाएंगे और किसी भी ICAR एक्रीडेटेड कॉलेज में वो MSc कर सकते हैं। JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। JRF के जरिए आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उससे आप MSc करने के लिए क्या हो चुके हो, पात्र हो चुके हो। ये गुड न्यूज है आपके लिए। चलिए समझ गए, ये बकरी की नस्लें हैं टोटल। याद रखिएगा किस तरह मैंने ट्रिक ये बनाया, कश्मीर से कश्मीरी, यहाँ टी से क्या टोगनबर्ग, बो से क्या बारबरी, उसके बाद की एक रैम्स है, उसके बाद ये ओ से क्या अंगोरा, जो से क्या है जमुनापारी, बो से क्या है बीटल, सो से क्या है सिरोही, एंड मार से क्या मारवाई। बकरी की इतनी नस्लें आप याद रखोगे तो किसी भी एग्जाम में आप नहीं फंसोगे और बहुत अच्छा करके आओगे, समझ गए। चलिए और कुछ इनमें बातें हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे वो मैं आपको बता रहा हूं। समझ गए ये क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन में कैसे आपको ऑप्शन देके आपको एग्जामिनर घुमा सकता है, ये आप देख रहे हो कि जो भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से दिए गए हैं। मैंने खोज के भी आपको बता दिया कि कहाँ से दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, आपको क्या करना है, मैच करना है। मैच क्या करना है, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स या कुछ फसल दिए गए, उनको उनके कैरेक्टर से मैच करना है कि उनके क्या फीचर हैं। जैसे आपको बताने हैं क्वीन ऑफ फ्रूट्स, फलों की रानी किसे कहा जाता है, या क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसाले। चलिए आपको हिंदी भी लिखा जाए ना, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, स्पाइसेस का मतलब क्या होता है, मसाला, समझ गए। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, वेजिटेबल सब्जी, यहां भी सब्जी, समझ गए। और यहाँ क्या, फल, फलों की रानी किसे कहा जाता है, मसालों का राजा क्या है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है, या अनाज के राजा किसे कहा जाएगा, या वेजिटेबल ऑफ क्वीन, या वेजिटेबल किंग ऑफ वेजिटेबल। ये दोनों आपको बताने हैं, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। तो जानिए, चलिए आपके साथ मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वीन ऑफ फ्रूट्स किसे कहा जाता है, मैंगोस्टीन को। मैंगोस्टीन नहीं मिलेगा तो आप लीची लगाओगे, समझ गए। क्वीन ऑफ फ्रूट्स मैंगोस्टीन को कहा जाता है। क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की रानी, स्मॉल कार्डिमम को कहा जाता है। कार्डिमम क्या होते हैं, इलायची, छोटी इलायची। देखे होंगे आप लोग, जो हरी कलर की होती है वो इलायची होती है। छोटी इलायची को हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। वहीं पे किंग ऑफ सीरियल, अनाजों का राजा किसे कहेंगे, तो गेहूं को कहा जाता है। वहीं पे क्वीन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों की रानी, ओकरा जिसे लेडी फिंगर कहते हैं उसे कहा जाता है। किंग ऑफ वेजिटेबल, पोटैटो को कहते हैं। समझ गए आप लोग। आपके एग्जाम में आ सकता है कि चलो बताओ कि किंग ऑफ वेजिटेबल कौन है, क्वीन ऑफ वेजिटेबल कौन है, और आपको बताना है कि किंग ऑफ वेजिटेबल कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि किंग ऑफ वेजिटेबल कौन है, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे हुए बता रहे हैं कि किंग ऑफ वेजिटेबल कौन से हैं, तो आम को हम क्या कहते हैं, सॉरी, किंग ऑफ फ्रूट्स कौन से हैं, तो मैंगो। किंग ऑफ फ्रूट्स क्या है, तो मैंगो है, समझ गए। किंग ऑफ फ्रूट्स किसे कहते हैं, मैंगो को कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन किन सब्जियों का होता है, तो इसके लिए भी ट्रिक है। मेरे पास हर चीज का दवा है, कैसे याद रखा जाए, याद रखिएगा। पोर्ट तो याद रहेगा ना, पोर्ट याद रहेगा। तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, पोटैटो का होगा। पी से पोटैटो, ओ से ओनियन, देन टोमेटो, समझ गए। मिस मत कीजिएगा, लिख लीजिएगा। इंडिया में सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन पहले आलू का होगा, पी फॉर पोटैटो, ओ फॉर ओनियन, टी फॉर टोमेटो। लिख लीजिए। आप लोगों का कोई विश्वास नहीं है, कहिएगा कि बता ही नहीं थे पूरा। पोटैटो, ओनियन, टोमेटो,
तो इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन किन सब्जियों का होता है? सबसे ज्यादा पोटैटो का होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन आलू का होता है, इसलिए इसे किंग ऑफ वेजिटेबल कहते हैं। उसके बाद ऑनियन का होता है, उसके बाद टमाटर का होता है। ये क्या है? सब्जियों के उत्पादन, सबसे ज्यादा आलू, फिर प्याज, देन टमाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने हैं कि सुपर राइस डेवलप्ड बाय, सुपर राइस किसने डेवलप किया था? कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, इंगो पोर्ट्रिकस, जी.एस. खुश, लोंगपिंग योंग या एम.एस. स्वामीनाथन जी। जल्दी से बताइए फादर ऑफ सुपर राइस किसे कहा जाता है? सुपर राइस किसने दिया ये कहे क्वेश्चन में, या फादर ऑफ सुपर राइस किसे कहा जाता है? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि सुपर राइस किसने डेवलप किया था। तो सुपर राइस किन्होंने डेवलप किया था? तो जी.एस. खुश जी ने सुपर राइस डेवलप किए थे। फादर ऑफ सुपर राइस जी.एस. खुश को कहा जाता है। अब जाने इंगो पोर्ट्रिकस क्या है? इसे फादर ऑफ गोल्डन राइस कहा जाता है, फादर ऑफ गोल्डन राइस। इन्होंने गोल्डन राइस दिया था। गोल्डन राइस में क्या होता है? बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं, बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं जो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, यानी कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होते हैं। समझ गए? तो क्या है कि इंगो पोर्ट्रिकस ने गोल्डन राइस दिया था, जो बीटा कैरोटीन उसमें पाए जाते हैं विटामिन ए का, वो क्या होता है? प्रिकर्सर होता है। फिर लोंगपिंग योंग जी ने क्या किया? लोंगपिंग योंग, नाम से पता चल रहा है कि चाइनीज है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि चाइनीज है। चाइना माल जल्दी टिकता नहीं है, लेकिन ये टिक गए हैं। तो लोंगपिंग योंग जी ने क्या दिया था? तो ये फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस के फादर किनको कहा जाता है? तो लोंगपिंग योंग जी को फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन क्या है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ, ये इंडिया के थे तो इंडियन, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। वर्ल्ड में कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जी। समझ गए? एम.एस. स्वामीनाथन जी क्या है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के। लोंगपिंग योंग क्या है? फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। वहीं पे इंगो पोर्ट्रिकस क्या है? इन्होंने गोल्डन राइस डेवलप किया था, सुनहरा धान। गोल्डन राइस का हिंदी होता है सुनहरा धान, सुनहरा चावल, चावल। समझ गए? सुनहरा चावल। जी.एस. खुश ने क्या डेवलप किया था? तो सुपर राइस। दूसरी बात इसमें आप क्या याद रखिए, दूसरी बात आपको इसमें याद रखना चाहिए यहाँ से, हाँ, रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने दिया है इंडिया में? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को फादर माना जाता है, वर्ल्ड में नॉर्मन ई बोरलॉग को। और एक चीज याद रखिएगा, राउंड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? राउंड रेवोल्यूशन तो ये पोटैटो से, ठीक है, पोटैटो प्रोडक्शन, पोटैटो, कुछ रेवोल्यूशन भी एग्जाम में आते हैं आपके, याद रखिएगा, पोटैटो प्रोडक्शन। अरे रे रे, जब मीटर ही गया तो पूरा मीटर होगा। क्या है? प्रोडक्शन। राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पोटैटो प्रोडक्शन से। वहीं पे याद रखिए ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे, इसे, इसका हिंदी होता है धूसर क्रांति। रेवोल्यूशन में मतलब क्रांति, युद्ध वाला क्रांति नहीं, सब्जियों में किस तरह उत्पादन को बढ़ाया जाए। धूसर क्रांति किसके लिए था? ये फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। समझ गए? क्या है कि राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है, वहीं पे ग्रे रेवोल्यूशन, धूसर क्रांति, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है। और एक इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य उत्पादन, फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। समझ गए? राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, और एक और है, कहाँ पे? यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक और है आपके लिए येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ऑयल सीड से। ऑयल सीड क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल का उत्पादन हो। येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑयल सीड से। समझ गए? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि ऑयल का अमाउंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा तिलहनी फसलों से हमें तेल की प्राप्ति हो। तो कितने रेवोल्यूशन आपने जाना? 3 यहाँ, एक वहाँ 4, एक और है आप याद रखिएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन। ये क्या है? डी पे पावर एन है, तो मतलब
प्रोडक्शन है। व्हाइट रेवोल्यूशन संबंधित है दुग्ध उत्पादन से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हो। इन पे किसने वर्क किया था? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने। तो यहाँ पूछा जाता है कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 1 जून को, याद रखिएगा वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे। इनको क्यों 1 जून को मनाया जाता है? क्योंकि वर्गीस कुरियन जी का जन्मदिन है इस दिन, 1 जून को। समझ गए? वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। नेशनल वाला तो एग्जाम में नहीं आता है, वर्ल्ड वाला ही आता है, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें आप लोगों को मैं दे के जाता हूँ। नेशनल मिल्क डे समझ जाइएगा। ये यहाँ पे जगह ही कम पड़ गया, समझ जाइए ये क्या है? नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से संबंधित है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से संबंधित है, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन से, वहीं ग्रे रेवोल्यूशन धूसर क्रांति फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है। समझ गए? एक और आता है रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन। परेशान नहीं हो रहे हो ना, पढ़ने वाली बातें जल्दी से पढ़िए। सिल्वर रेवोल्यूशन ये इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट करवाया था। सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन से संबंधित है। एग, ज़्यादा से ज़्यादा अंडा का क्या हो? उत्पादन हो। टोटल 1 2 3 4 5 6 7। एक रेवोल्यूशन और लिख लो, जो जब सारा हो ही गया तो एक और लिखो आप लोग। एक लिखो आप लोग पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन संबंधित है आपके ओनियन से। ओनियन यहाँ पे एन है, फिर टोमेटो, फिर है आपका रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन संबंधित है मीट प्रोडक्शन से। बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं है भाई साहब। थक गए होंगे आप लोग इतना रेवोल्यूशन देख के। देखिए क्या सब है। पिंक रेवोल्यूशन ऑनियन एंड टोमेटो के प्रोडक्शन से संबंधित है। वहीं पर रेड रेवोल्यूशन मीट के उत्पादन से संबंधित है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीट का प्रोडक्शन हो। सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन से संबंधित है, इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट करवाया था। फिर येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर याद रखिएगा कि ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, फिश प्रोडक्शन। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है, आलू उत्पादन से। राउंड मतलब गोल होता है, आलू भी गोल होते हैं। बिहार में कहावत था कि जब तक है लालू तब तक समोसा में है आलू। सही बात है, लालू जी गए, आलू महंगा हो गया। फिर है ग्रे रिवोल्यूशन। ग्रे रिवोल्यूशन को धूसर क्रांति कहते हैं। ये किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। और ये जो ऑप्शन है ये इनके हैं कि इंगो पेट्रैकस ने गोल्डन राइस दिया था, जिसमें क्या होते हैं कि बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये विटामिन ए का प्रिकर्सर होते हैं। गोल्डन राइस किन्होंने दिया था? तो इंगो पेट्रैकस ने। लोंगपिंग योंग चाइनीज व्यक्ति, ये हाइब्रिड राइस के फादर माने गए हैं। इतनी सारी बातें आप लोग आज डिस्कस किए हो, क्या कमेंट में बताइए मज़ा आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए। आप लोगों को इतनी सारी बातें सीखकर मज़ा आया या नहीं आया? आप इकट्ठा अगर कहीं ये पढ़े हो फ्री कंटेंट में, कहीं नहीं मिलेगा। जितना डीएनएस आपके लिए मेहनत करता है, जितना आसिफ सर आपके लिए मेहनत करते हैं, सारे ऑप्शन 4 ऑप्शन के अलावा जो एक्स्ट्रा आप लोगों को बताया जाता है, ये आसिफ सर की जो एफर्ट है, क्या आप इनसे खुश हैं या नहीं? अगर आप इन पर फीडबैक दोगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगा, और पॉजिटिव एनर्जी मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं और खुश हैं मेरे पढ़ाने के स्टाइल से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अगर आप खुश हैं तो जल्दी से बताइए कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लगता है। इतने सारे क्वेश्चन आप एक बार में सीख के जाते हो। यहाँ पे टोटल आपने 10 से 12 क्वेश्चन सीखे हैं। यहाँ पे टोटल 7-8 रेवोल्यूशन, तो 2 4 1 5 दिन 8 रेवोल्यूशन आप लोगों ने जाना। यहाँ पे 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपने जाने, कितने हो गए? 5 4 9 और फिर मिल्क प्रोडक्शन वर्ल्ड में नेशनल 9 2 11 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे जाने। तो बताइए आप लोगों को मजा आया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये धुआं कर दीजिए कि बहुत मजा आया। चलिए धुआं करना हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। इंसेक्ट्स आर, कीट हम किसे कहेंगे? क्या उनमें 3 पेयर्स लेग्स होने चाहिए, या 2 पेयर्स विंग्स होने चाहिए, या 1 पेयर एंटीनी होनी चाहिए, या ऑल ऑफ दीज? कीट हम किसे कहेंगे? आपके प्रीवियस ईयर यूपी कॉलेज का ये क्वेश्चन है कि कीट हम किसे कहेंगे, कीट में क्या क्या
फीचर्स होने चाहिए जो हमसे किट कहेंगे। 3 पेयर्स लेग्स होने चाहिए, 2 पेयर्स विंग्स होने चाहिए, 1 पेयर एंटेनी होने चाहिए, या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही बात है, ये ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही है कि एक कीड़े में 3 पेयर्स लेग्स होते हैं, 2 पेयर्स विंग्स होता है और 1 पेयर एंटेनी होता है। एंटेनी क्या होते हैं, वो किसी भी कीट को देखे होंगे आप लोग तो उनके हेड पे ये 2 होते हैं निकले हुए, ठीक है, वो पतले पतले जो निकले होते हैं एंटेना टाइप का, वो क्या होते हैं, एंटेनी होते हैं, ठीक है। तो ये समझिए आप लोग एग्जाम में यूपी कॉलेज में जो दिया गया था तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, यहाँ आपको सिखाया गया है। हो सकता है कि यूपी कॉलेज इस बार पलट जाए, ये क्वेश्चन देने में ऑप्शन चेंज कर दे, 3 पेयर्स की जगह वो ये कैरेक्टर डाल दे कि 2 पेयर विंग्स होने चाहिए। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इंसेक्ट का कि वो ये है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इंसेक्ट का है कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे। कितने लेग्स होंगे, 3 पेयर्स, यानी टोटल 6 लेग्स होगा, 3 इस साइड होते हैं, 3 इस साइड होते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा जो इंसेक्ट है चल तो नहीं पाएगा लेकिन काम जरूर कर देगा। ओके, ये इंसेक्ट है, ये सही है। ये क्या है, उनके एंटेनी है, ये उनके विंग्स हैं, ये उनके 6 पैर हैं। समझ गए, ये इंसेक्ट, हम इनको इंसेक्ट, अच्छा बन गया क्या, मुझे भी लग रहा अच्छा बन गया। ये इंसेक्ट है, इनमें क्या है, ये एंटेनी है, ANTANNE है, एंटेनी है। ये क्या है, विंग्स है, पंख, और ये क्या है, इनके लेग्स हैं। समझ गए। एक हम इंसेक्ट कब कहेंगे, जब उनमें क्या होंगे कि जो मेन फीचर है कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होने चाहिए, 1 पेयर एंटेनी एंड 2 पेयर क्या होने चाहिए, विंग्स। टोटल 4 होते हैं, यहाँ पे 1 पेयर आपको दिखाया गया है यहाँ पे, यानी कि 2 ऐसे होंगे फिर 2 इस पे होंगे विंग्स, टोटल 4 विंग्स होते हैं। समझ गए। तो प्रीवियस ईयर में यूपी कॉलेज में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपी कॉलेज में क्वेश्चन आ चुका था कि इंसेक्ट में कितने पेयर्स लेग्स होते हैं। इंसेक्ट बियर था कि इंसेक्ट इनमें से क्या बियर करते हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स में कितने पेयर लेग्स होते हैं, तो उनका करेक्ट ऑप्शन था 3 पेयर्स लेग इंसेक्ट में बियर करते हैं। यहाँ पे तीनों सही है क्योंकि तीनों चीज इंसेक्ट में होते हैं, तीनों चीज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 2 पेयर्स विंग्स होते हैं एंड 1 पेयर एंटेनी होते हैं। पेयर मतलब जोड़ा में, समझ गए। अब ये जानिए कि ये जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का पूरा बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे, हेड कहेंगे, और जहां विंग्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, थोरेक्स कहते हैं। इस रीजन को थोरेक्स कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। एब्डोमेन में ना तो विंग्स होते हैं ना लेग्स होते हैं, इसे एब्डोमेन कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा इतना ही पूछेगा, ज्यादा डीपली कभी नहीं पूछ सकता। ज्यादा डीपली अगर पूछेगा नहीं पूछेगा, ज्यादा डीपली फिर भी आप याद रखिए कि थोरेक्स के 3 पार्ट होते हैं। प्रोथोरेक्स बताना मेरा काम है, याद रखना आपका काम है। प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एंड ये होता है मेटाथोरेक्स। समझ गए। तो ये जो विंग्स होते हैं ये 2 थोरेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। वो प्रोथोरेक्स पे विंग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत डीप हो गया आपके एग्जाम के लेवल से, आपके एग्जाम में इतना कभी डीप जा ही नहीं सकता। वो बस एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं, बाहरी जो फीचर हैं वो पूछेंगे कि कितने पेयर लेग्स होते हैं या कितने पेयर विंग्स होते हैं, कितने पेयर एंटेनी होते हैं, यहां तक पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा डीपली करेगा तो क्या पूछेगा कि जो विंग्स होते हैं वो कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो विंग्स जो है वो मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स पे प्रेजेंट होता है। बट जो लेग्स है वो तीनों थोरेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। वो तीनों थोरेक्स पे लेग्स प्रेजेंट होंगे। जो लेग है वो तीनों थोरेक्स पे होंगे, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। बट जो विंग्स है, पंखुड़ियां जो होती है, वो मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स पे रहेगा, प्रोथोरेक्स पे नहीं रहेगा। समझ गए। जल्दी बताइए, समझ गए यार, मेरे पेट में दर्द हो गया समझाते समझाते। चलिए इतनी बातें थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बेनिफिशियल इंसेक्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कृषि के प्रयोजन के लिए लाभकारी कीट इनमें से कौन सा है जिनका काफी योगदान है कृषि में। पहला ग्रास होपर जिसे टिड्ढा कहते हैं, बी मधुमक्खी, बीटल ही होता है, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मधुमक्खी। क्यों है, याद रखिएगा कि जितने भी फसल हैं क्रॉप्स में 90% पोलिनेशन का काम यही करता है। 90% पोलिनेशन का काम यही करता है। पोलिनेशन क्या होता है, परागन नहीं करते। पोलिनेशन का हिंदी होता है, अरे यार हिंदी क्या होता है इसका, पोलिनेशन। किसी को पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में।
याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो पोलिनेशन क्या होते हैं कि ये जितने भी फसल हैं, एग्रीकल्चर जितने भी क्रॉप्स हैं, 90% पोलिनेशन का काम मधुमक्खियां करती हैं, समझ गए। बाकी के रेस्ट रिमेन्स 10% में और सारे इंसेक्ट करते हैं। तो बी क्या करता है, 90% पोलिनेशन का काम करता है, समझ गए। ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है, इसीलिए इसे बेनिफिशियल इंसेक्ट कहा गया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। अब जानिए ग्रास होपर क्या है, बहुत कमीना चीज है ये। ग्रास होपर क्या है, इनमें बैटिंग एंड चुमिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, बैटिंग है और चुमिंग टाइप का है, ये फसल को काट के चिवा के खाएंगे, बैठ जाएंगे, काटेंगे, फिर चुवा के खाएंगे आराम से। ये बहुत, और ये ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के क्षेत्र से ये आते हैं, उस रीजन से, गर्मी के मौसम में ये आपको इंडिया में इंटर करते हैं। और जब ये चलते हैं, मतलब जब ये चलेंगे ऐसा लगेगा कि बादल छा गया आसमान में, इतना ज़्यादा इनका पॉपुलेशन होता है। ग्रास होपर जिसे टिड्डा कहते हैं, और जिस फील्ड में बैठ जाए उस फील्ड के सारे फसल को काट के गिरा देगा। ये सारे के सारे फसल को ये काट के गिरा देंगे, खाएंगे नहीं लेकिन काट के गिरा देंगे। उसके बाद बीटल्स होता है, ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर का होता है, याद रखिएगा, कोलियोप्टेरा ऑर्डर, कोलियोप्टेरा ऑर्डर, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के होते हैं बीटल्स। मोस्ट डेंजरस ऑर्डर है ये, बहुत ही खतरनाक ऑर्डर है बीटल्स का। कौन सा, कोलियोप्टेरा। ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, कोलियोप्टेरा ऑर्डर बहुत खतरनाक ऑर्डर है। ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में हानि पहुंचाता है। तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट जो है वो हानि पहुंचाते हैं एग्रीकल्चर के फसल्स में, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ग्रास होपर, तो ये ऑर्थोपोडा ऑर्थो होता है, ठीक है, ऑर्थोपोडा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। और ये क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्डर है, सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, ऑर्थोपोडा है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा ऑर्डर ऑर्थोपोडा। और कोलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट जो हैं ये मोस्ट डेंजरस होते हैं, मोस्ट हार्मफुल होते हैं। ये एग्रीकल्चर के फसल को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचता है। तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के इसमें बीटल, और दूसरा एग्जांपल याद रखिएगा, एक और एग्जांपल इसके याद रखिएगा, इसके और है वीविल, इसके और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वीविल्स। समझ गए, एक तो हो गया बीटल, दूसरा क्या है, वीविल। ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, मोस्ट डेंजरस ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं फसल को। उसके बाद क्या है, मधुमक्खी, जो 90% पोलिनेशन का काम करती है, परागन करने का काम, समझ गए। और ग्रास होपर ऑर्थोपोडा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। और ये क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्डर है। इंसेक्ट का लार्जेस्ट ऑर्डर कौन सा है, ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर, जिसे ये ग्रास होपर बिलोंग करता है। बीटल्स कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक ऑर्डर है। इसमें दूसरा एग्जांपल है वीविल्स, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताने हैं कि मार्जिनल फार्मर आर, सीमांत किसान है। एक सीमांत किसान को हम कब कहेंगे, उनको सीमांत किसान, किसी भी व्यक्ति को हम सीमांत किसान कब कहेंगे, जब इनमें से उनके पास कितनी लैंड होल्ड होनी चाहिए, कितना जमीन होगा, तो हम उसे सीमांत किसान कहेंगे। लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होल्ड, 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगा तो उसे हम सीमांत किसान कहेंगे। या 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होगा तो उसे हम सीमांत किसान कहेंगे। या 2 से 4 हेक्टेयर जमीन होंगी उनके पास तो सीमांत किसान कहेंगे। या 4 से 10 हेक्टेयर जमीन होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सीमांत किसान कहेंगे। जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होल्ड। जब उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, एक हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, समझ गए, 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर में जमीन होता है। बट अगर इनसे भी कम जमीन है तो उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत किसान। जब 1 हेक्टेयर से कम किसी किसान के पास जमीन है उसे सीमांत किसान कहेंगे। अगर किसी किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल फार्मर कहेंगे, छोटे किसान। सीमांत से भी छोटा होता है, स्मॉल से भी छोटा होता है सीमांत। ये क्या हो गया, स्मॉल फार्मर। जब किसी व्यक्ति के पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है, वो 1 से 2 हेक्टेयर जमीन का मालिक है, उसे हम स्मॉल फार्मर कहेंगे। 1 हेक्टेयर से कम है उसे सीमांत फार्मर कहेंगे। और किसी के पास 2 से 4 हेक्टेयर है तो इसे हम क्या कहेंगे, सेमी मीडियम किसान कहेंगे। और किसी के पास अगर 4 से 10 हेक्टेयर वो जमीन का मालिक है, वो होल्ड करता है, तो उसे मीडियम फार्मर कहेंगे। एक और बनते हैं, एक और याद कर लीजिए, अगर किसी के पास मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड है, अगर कोई किसान 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड का मालिक है, उसे हम क्या कहते हैं, वृहद किसान कहते हैं, लार्ज फार्मर।
वृहद किसान, इसका हिंदी हुआ। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और यूपी कॉलेज का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे वो सीयूईटी हो या आईसीआर हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के ये फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं कि सीमांत किसान पूछ लिया जाएगा कितना लैंड होल्ड रखते हैं, तो लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल फार्मर है तो 1 to 2 हेक्टेयर, या 2 से 4 हेक्टेयर है तो सेमी मीडियम, और 4 से 10 हेक्टेयर है तो मीडियम, अगर मोर देन 10 हेक्टेयर है तो वो क्या होते हैं, लार्ज फार्मर होते हैं, वृहद किसान होते हैं। समझ गए, यहाँ के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए गए हैं कि क्या होते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने हैं। फसल दिए गए हैं और लीडिंग स्टेट, ये जो फसल दिए गए हैं पेडी, हिंदी जान लीजिए आप लोग, क्या होता है, धान, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, गेहूं, उसके बाद क्या है मक्का, उसके बाद क्या पल्स, दाल वाली फसलें, क्या है दाल, और ऑयल सीड क्या है तिलहन, तेल वाली फसलें, तेलहन लिख लीजिए, यहाँ क्या है दलहन। समझ गए कि आपको बताने हैं कि धान का उत्पादन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि धान का उत्पादन भारत के किस स्टेट में सर्वाधिक होता है। तो धान का उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद यूपी में होता है, और देन उसके बाद पंजाब में होता है। धान का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, देन यूपी, देन पंजाब। बट प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या होता है, 1 हेक्टेयर में, यूनिट हेक्टेयर में उत्पादन देखा जाता है। तो 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन हो या गेहूं का उत्पादन हो, सबसे ज़्यादा पंजाब का होता है। गेहूं हो या धान हो, प्रोडक्टिविटी में आगे है। प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम किनका होता है, पंजाब का, चाहे वो धान हो या गेहूं हो। समझ गए। वहीं पे फिर गेहूं का लीडिंग स्टेट आपको बताने हैं। तो आप सबको पता होगा कि गेहूं सबसे ज़्यादा यूपी में होते हैं, बाद का आप नहीं भी देखोगे तो फाइंड कर लोगे। गेहूं का सबसे अच्छा उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश, देन एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश। समझ गए। महिपाल मत समझ लीजिएगा, वो जो कॉमेडी करता है, कहाँ से हो तो एमपी सर, क्यों जॉब चाहिए तो एमपी सर, मनी प्रॉब्लम, महिपाल, वो नहीं है। यूपी क्या है, उत्तर प्रदेश है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, देन उसके बाद मध्य प्रदेश, देन उसके बाद पंजाब, और गेहूं का भी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा पंजाब में है। फिर देखिए पल्सेस, दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन किस स्टेट में होता है, तो इसका लीडिंग स्टेट है राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र। ये करेक्ट डाटा है, ये करेक्ट सिनारियो है। राजस्थान से पहले एमपी थे। कुछ बच्चे जान रहे होंगे कि सर एमपी था, है ना, तो आप लोग समझ जाओ कि ये करेक्ट सिनारियो है, करेक्ट डाटा है कि दलहनी फसलों में राजस्थान ने मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। अब लीडिंग स्टेट क्या है, राजस्थान है, देन एमपी, देन महाराष्ट्र। एग्जाम में आपको जैसे ऑप्शन आए आपको वैसे लगाना है। दलहनी फसलों में अगर आपको राजस्थान नहीं दिया है तो आप एमपी लगाओगे, एमपी नहीं दिया है तो महाराष्ट्र लगाओगे। इसीलिए 3 स्टेट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, एक करेक्ट सिनारियो में लेके, एक करेक्ट सीक्वेंस में लेके, कि फर्स्ट लीडिंग स्टेट राजस्थान है, सेकंड मध्य प्रदेश है, थर्ड महाराष्ट्र है। अब लास्ट बचा तो आप लोग जान ही रहे हो कि तिलहनी उत्पादन में गुजरात, राजस्थान आगे था, आज भी आगे, इनको कोई पीछे नहीं कर पाया है। पहला राजस्थान, फिर गुजरात, देन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सब में बीच में बना हुआ है, और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश सब में दिख रहा है। बिहार बस एक में है धान उत्पादन में। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि धान उत्पादन, अरे मक्का छूट गया यार, हाँ, तो मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा कर्नाटक, देन मध्य प्रदेश, देन बिहार। बिहार में मक्का तीनों सीजन में लगाए जाते हैं, खरीफ, रबी, जायद। समझ गए। कोई पूछेगा कि मक्का का उत्पादन तीनों सीजन में कहाँ किया जाता है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखिएगा बिहार में। बिहार के किसान तीनों सीजन में मक्का का उत्पादन करते हैं। धान में लीडिंग स्टेट पश्चिम बंगाल, यूपी, देन पंजाब। गेहूं में यूपी, एमपी, देन पंजाब। मेज में कर्नाटक, देन एमपी, देन बिहार। एंड पल्सेज में कौन सा आगे है, लीडिंग स्टेट है राजस्थान। पहले एमपी था, उसे पीछे छोड़ दिया है राजस्थान, फिर एमपी, देन महाराष्ट्र। उसका ऑयल सीड में राजस्थान, गुजरात, देन एमपी। समझ गए। ये करेक्ट सिनारियो डाटा है, एकदम करेक्ट डाटा है। आप इसे इसी तरह याद करोगे, एग्जाम में आपके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, कॉमन 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। आपको बताना है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में सीडीपी कहते हैं, इनकी स्थापना कब की गई थी। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, NES, इनकी स्थापना कब की गई है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था। एंड टोटल नंबर ऑफ केवी के बताने हैं। ये तो आसान है, यहाँ दिख रहा है, बाकी ईयर से है। एक चीज आपको बता दूं, ये ICR प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे कि टोटल नंबर ऑफ केवी के बताने थे, तो वहां पे ये एक्यूरेट डाटा आज के डेट में 731 है, बट ICR के एग्जाम में 725 आया था। हो सकता है आपके एग्जाम में 720 ही आए। तो क्या करना है आपको, एक
याद रखना है करेक्ट वाला 731। इसके आसपास जो भी आप हमको ये बताइए 725 है, 530 है, 200 है, 300 है, कौन सा आंसर आप एग्जाम में लगाओगे? आप याद जो करेक्ट डाटा है कि केवीके का फुल फॉर्म होता है किसान विज्ञान केंद्र, के से किसान, भी से विज्ञान, के से केंद्र। टोटल अभी किसान विज्ञान केंद्र 731 है। एग्जाम में इस टाइप के डाटा आते ये मान लिया गया है और करेक्ट क्या था 725, तो अब वहां पे हम क्या लगाएंगे 725। 731 के जो नियरेस्ट होगा हम वो डाटा लगाएंगे। तो अभी एक्चुअल में टोटल 731 केवीके हैं, 731 किसान विज्ञान केंद्र है। और फर्स्ट किसान विज्ञान केंद्र याद रखिएगा, फर्स्ट केवीके कहाँ स्टेब्लिश हुआ था? तो पांडुचेरी में। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो पांडुचेरी में। समझ गए? फर्स्ट केवीके की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पांडुचेरी में। टोटल केवीके कितना है? 731। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से बताइए सीडीपी की स्थापना कब की गई है? जल्दी से बताइए। और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की कब, और इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब आया था? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में स्टार्ट किया गया था। सीडीपी की स्थापना 1952 में की गई है। वहीं एनईएस की स्थापना 1953 में की गई है। ये 1953 में है। समझ गए? इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में स्टार्ट हुआ था। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की स्थापना 1953 में हुई थी। 1953 में ये स्टार्ट हुआ था। वहीं पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 ईस्वी में स्टेब्लिश हुआ था। और टोटल केवीके कितना है? 731। समझ गए? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, हाँ ये उसका ऑप्शन है, क्या था? फर्स्ट का 3 है, फर्स्ट का 3 2 में है, तो ये दोनों कट गया। फर्स्ट का 3 2 में है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस सेकेंड 1953 सेकेंड। देखिए हो गया अलग, यहाँ फर्स्ट का 3, यहाँ फर्स्ट का 3, यहाँ पे बी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए, ये भी कट गया। समझ गए कि सीडीपी की स्थापना कब की गई थी? इसको कैसे याद रखिएगा? सीडीपी एनईएस, फुल फॉर्म मत याद रखिएगा, सीडीपी एनईएस याद रखिएगा। सीडीपी 1952 और एक ऐसे याद रखिएगा कि एनईएस उसके एक साल बाद हुआ था। तो सीडीपी 1952, एनईएस 1953। समझ गए? और उसके बाद टोटल किसान विज्ञान केंद्र कितने हैं? 731। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप चलिए कुछ नॉलेज की बात कर लें। काऊ में अब तक टोटल रजिस्टर्ड ब्रीड कितने हैं? अब तक टोटल मान्यता प्राप्त नस्लें गाय की कितनी है? काऊ में रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है काऊ में? तो 50। वहीं बात करें बुफेलो में, बुफेलो में कितना है? 17। वहीं बात करें गोट में, बकरी में कितना है? तो 34। वहीं बात करें सीप में, भेड़ में कितना है? तो 44। समझ गए? ये 4 पशु के बारे में आप लोगों को बताया गया है। एक और जान लीजिए। चलिए ठीक है। टोटल रजिस्टर्ड ब्रीड गाय में कितने हैं? 50। बुफेलो में कितना है? 17। वहीं बकरी में कितना है? 34। और दूसरी बात, बकरी, गोट का हिंदी क्या होता है? बकरी। और सीप में कितना है? 44। बकरी का कोई एक याद रखिएगा, बकरी का 34 याद रखिएगा तो 10 प्लस कर दीजिएगा, सीप का 44। एक और जान लीजिए, क्यों उसे छोड़ दें? केमल में टोटल रजिस्टर्ड ब्रीड आज के डेट में टोटल 9 है। यानी कि इतने ब्रीड टोटल जो है वो रजिस्टर्ड हैं आईसीआर में। ठीक है, जो आईसीआर का डाटा है उसमें इतने ब्रीड टोटल रजिस्टर्ड है कि गाय की कितनी नस्लें हैं? 50 नस्लें हैं। भैंस में 17, बकरी में 34, भेड़ में 44, केमल में 9। तो चलिए आप आगे कुछ देखते हैं क्या? चलिए आगे कुछ नहीं है। आप हमारे बैच से जुड़ने के लिए, फुल फ्लेश तैयारी करने के लिए क्या क्या फीचर्स हैं कि आप हमारे बैच में एनरोल हो गए। पहला कि आपको वीडियो लेक्चर कंप्लीट मिलेंगे। आपको क्या होगा? नोट्स पीडीएफ दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस सेट्स चैप्टर वाइज होंगे। जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको डीएनएस में मिलेगा चैप्टर वाइज, और आपको ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन माध्यम से होंगे, ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज होंगे। ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। यही सारे फीचर्स हैं जो डीएनएस को अलग, जो मार्केट में आप देख रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहाँ से आपको ये कुछ अच्छा मिलता है यहाँ पे कंटेंट।
और चैप्टर वाइज, ऐसा नहीं हवाई बात नहीं किया जाता कि यहाँ पे आपको 10 चैप्टर हैं तो 2 का वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, 3 में टेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जमीनी तौर पे काम किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता है कि बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, उनको क्या क्या समस्याएं देखने को पड़ सकती हैं। तो आपको कंप्लीट नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मिलेंगे, टेस्ट पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगा, प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, उनका सॉल्व पेपर आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप हमारे बैच से एनरोल होना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाके आपको DNS एडुकेयर ऐप इंस्टॉल करने होंगे, और इस रामबाण सीरीज के लेक्चर नंबर 4 के PDF को डाउनलोड करने के लिए फ्री कंटेंट में जाकर रामबाण का फोल्डर बना है, उसमें जाकर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हो और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो हमारे बैच से एनरोल होने में या कोई भी डाउट हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। अगर आप इनमें से किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, MGKV, UP कॉलेज, TT कॉलेज, DDU कॉलेज, LU, किसी भी एग्रीकल्चर इंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके लिए ये सेशन बहुत फायदेमंद रहने वाला है। चलिए हम लोग मिलते हैं रामबाण सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, थैंक यू।